नमस्कार। आज ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस वेबिनार, जिसका शीर्षक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल वेलनेस इन टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, यानी यौन जागरूकता सोशल मीडिया के समय में, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने पैनलिस्ट को आमंत्रण दिया है। ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2014 से कार्यरत है, जो कि भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा है। हमारा एक बहुत बड़ा रोल या कंट्रीब्यूशन रहा है मेगा आइकॉन्स नाम का जो सीरियल नेशनल ज्योग्राफिक पे आया था, उसमें ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर आलोक मिश्रा ने उसमें ब्रेन एनालिस्ट के रूप में भाग लिया था। और साथ ही साथ हमारा एक बहुत बड़ा इनोवेटिव टेक्निक है जिसे 4D ब्रेन एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम डीएनए के द्वारा, ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करने के द्वारा, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और साइकोलॉजिकल मेकअप के द्वारा हम किसी भी बच्चे का एग्जैक्टली साइंटिफिक तरीके से ये बता सकते हैं कि वो क्या बनने के लायक है। ये पूरी तरह वैज्ञानिक तरीका है। तो हम आप आज अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर पंकज वर्मा का, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं। आपने एमबीबीएस एम्स से किया है और एमडी की पढ़ाई पीजीआई चंडीगढ़ से किया है, और साथ में मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग है। मैं स्वागत करना चाहूँगी अमृता अग्रवाल जी का, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल इलाहाबाद में। उनका फोकस है क्रिएटिंग एसेट्स इन एजुकेशन सिस्टम, ये उनके कार्य का अपना जो आयाम है। और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड क्रिएटिंग इग्नाइटिंग माइंड्स थ्रू एजुकेशन। मैं और स्वागत करना चाहूँगी पुनीता गुप्ता जी का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अदिति महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। वो फैकल्टी हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की। आप एकेडमिक राइटिंग में बहुत सारे पेपर्स और बुक्स लिखती हैं, और साथ में एक बड़ी उपलब्धि आपकी रही है कि दिल्ली पुलिस के लिए पिछले 8 सालों से आप जेंडर एक्सपर्ट की तरह काम कर रही हैं। आप एनसीईआरटी के साथ भी एंगेज्ड हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, और अभी भी आप करंटली एनसीईआरटी के साथ ऑनलाइन कोर्स वर्क डिज़ाइन कर रही हैं, जो कि जेंडर एक्सपर्ट, जेंडर एम्पावरमेंट पे है। डॉक्टर विजय पांडे जी हमारे साथ हैं, जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्लान प्रोजेक्ट्स में। आप डॉक्टर एवी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट में कार्यरत हैं और मेंबर मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दिल्ली के। आपने पीएचडी किया हुआ है सोशल वर्क में, और बच्चों के साथ काम करने का आपका लंबा अनुभव है। मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रियंका पांडे जी का, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका अनुभव विशेषतः एडिक्शन रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में है, और और भी जो आयाम हैं मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के, उसमें आपका हमेशा कार्यरत रहती हैं, और हमारे साथ ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी हैं और हमारे कार्यों में सहयोग देती रहती हैं समय समय पर। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले ये जो ये चल रहा है आपका चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम्स है या सेक्सुअल क्राइम्स हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश की और कुछ डेटा मेरे सामने आया है। तो डिफरेंट जगहों से एक जगह कंपाइल करा है, तो बस मैं यही आपको शेयर करना चाहूंगी। आप ये देखें कि दिसंबर 2018 में भारत में 566 मिलियन उपयोगकर्ता ऑनलाइन थे, जिसमें से 493 इंटरनेट के नियमित उपयोगकर्ता थे। तो भारत जो है इंटरनेट का सबसे बड़ा यूजर माना जाता है। फेसबुक पे सबसे बड़ा समूह जो यूजर्स का है वो 18 से 24 इयर्स का है, 18 से 24 वर्ष, जिसमें 97.2 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। इसमें से 8 से 13 वर्ष की आयु के 73% बच्चे या फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग कर रहे हैं। और इन 73% बच्चों के जो 75% पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पर है। और ये भी देखा गया है कि अगर माँ बाप दोनों कामकाजी हैं तो बच्चे के सोशल मीडिया का अधिक उपयोग होता है। सोशल मीडिया के उपयोग और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के संपर्क के बीच संबंध मजबूत देखा गया है।
कि जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। और भारत में यौन अपराध सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, जिसमें 80 से 80% महिलाओं के खिलाफ है। 23 पुरुषों में से 1 पुरुष के खिलाफ इस तरह के अपराध होते हैं। एक और बड़ी अच्छी जानकारी मिली है, डॉक्टर शेरॉन लैम्ब जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में इन्होंने अध्ययन किया था कि स्कूल और समाज दोनों में मीडिया साक्षरता की शिक्षा बोला जाता है कि होना चाहिए। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। और 11 साल से कम उम्र के लड़कों की वयस्क सामग्री तक पहुंच है, यानी एज लो एज 11 इयर्स में ये लोग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या पोर्न का एक्सपोजर हो जाता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और महिलाओं को ये जो पोर्न है या ये जो एडल्ट मटेरियल है ये महिलाओं को नकारात्मक या नेगेटिव लाइट में लेकर आता है। उनके खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस और इस तरह का पोर्ट्रेयल होता है उन वीडियोस में, और यही चीज जो लड़के हैं उनके दिमाग में हो जाता है, और वो भी जो है इस तरह के सेक्सुअल क्राइम्स के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और लड़कियों के लिए सोशल मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो सेक्सुअल सेल्फीज और सेक्सिंग वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि उनका जो अंदर का आत्मविश्वास है वो बढ़े, बल्कि कई बार तो इसका उल्टा ही होता है, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य है यौन जागरूकता या सेक्सुअल अवेयरनेस के लिए हम जो आज बात करेंगे। इसमें हम युवाओं और बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक भलाई की बात करेंगे, और ये यूनेस्को के गोल्स हैं। तो इसको शेयर करते ही अब हम सीधे अपने डिस्कशन पे आते हैं। तो मेरा पहला सवाल आप सभी से है, आप लोग जवाब देंगे कि आपके अनुभव में सोशल मीडिया का, जहां जहां पे भी आप हैं अपने रिस्पेक्टिव वर्क प्लेसेस में, सोशल मीडिया का हमारी युवा पीढ़ी पे या बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ा है। अमृता जी, आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू डॉक्टर मीना। मुझे कल ये आप लोग ने ब्रीफ करा था कि हम लोग की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सिंपल होनी चाहिए और ऐसी कि हम लोग मासेस तक पहुंच पाए, बिकॉज ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी रियली नीड टू सेंसिटाइज द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने शब्दों से अपना मैसेज दे पाऊँ। तो बीइंग द एकेडमिक हेड ऑफ अ स्कूल, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल, कभी कभी सोचती हूँ मैं कि ये सोशल मीडिया है क्या चीज, इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। जब हम लोग अगर पीछे जाते हैं अपने बचपन पे, जब हम लोग को एक मोबाइल की तस्वीर तक नहीं पता थी, तब भी हम लोग एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज में बहुत अच्छे से अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे थे। बट आज की जनरेशन क्या है, बिगैर सोशल मीडिया से के बगैर तो ये तो जिंदा ही नहीं रह पा रही है, ऐसा लगता है। 88% एक रिसर्च है कि 88% ऑफ जो लोग हैं हमारे दुनिया में, वो सुबह उठते मान ही पहला चीज जो करते हैं वो फोन उठाते हैं, और सोने के पहले जो लास्ट चीज करते हैं वो भी फोन के साथ ही उनका वो लास्ट थिंग बिफोर द स्लीप वो फोन होता है। ऐसा क्यों है? तभी हम लोग इसको सोचें तो ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा इंफॉर्मेशन का एक स्रोत है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो गया है। एक ट्रांजिशन हो गया, एक बदलाव हो गया है कि एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, जितने भी बुक्स वगैरह थी, वो एक, अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया में चली गई है। सो आज की जनरेशन तो क्या, मतलब हम लोग भी अपने आप को ये महसूस करते हैं कि लाइक बिगर सोशल मीडिया के वी फील इनकम्प्लीट समथिंग। It has really taken a very major role in our life. दूसरा चीज है कि दूसरा जो पॉइंट है सोशल मीडिया का वो ये है कि ये बड़ी मजेदार चीज है। इसका एक बार लुत्फ आ जाता है तो ये एक एंडलेस चीज है कि इस पे अब आगे और इस पे कैसे इंडल्ज हो जाए। और मेन चीज है कि इट कनेक्ट्स ग्लोबली, ये आपको बहुत कनेक्ट कर रहा है। सो इसका जो अच्छा चीज है वो ये है कि लाइक घर बैठे हम लोग ग्लोबली बहुत कनेक्टेड हैं। आज हम लोग अगर देश विदेश की बात करते हैं तो पहले दूरदर्शन पे अगर हम लोग इस न्यूज जो भी ट्रांसमिट होती थी या पेपर में, हम लोग बहुत डिपेंडेंट थे पेपर पे, दूरदर्शन पे। बट आज क्या है, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, हमारे हथेलियों में पूरे पूरे दुनिया की एक इंफॉर्मेशन है।
और ये इंफॉर्मेशन ना कि हमको मिल रही है बट हम लोग शेयर भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं और इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आइडियाज के, क्रिएटिविटी बढ़ रही है बच्चों की, और इससे क्या है, बच्चे बहुत बूस्ट हो रहे हैं। जो बच्चे अपने आप को पीछे महसूस करते हैं वो इन इंफॉर्मेशन के थ्रू वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और जो बच्चों को जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि भाई हर चीज, जैसे हम लोग थे, अगर हम लोग को कुकिंग का मन करता था तो हमारे पेरेंट्स एक कुकिंग क्लास में हम लोग को डाल देते थे। लेकिन कई बार होता क्या था कि कभी कभी कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं आज के युग में कि पेरेंट्स नहीं कर सकते, तो क्या है, इट्स इन आवर हैंड। हम लोग यूट्यूब पे टाइप करेंगे कि कढ़ाई पनीर बनानी है, और कढ़ाई पनीर के 50 रेसिपीज आपके हाथ में आ जाएंगे। तो व्हाट इज ऑल दिस? इट्स बेसिकली कि इंफॉर्मेशन जो है आजकल जो बहुत स्पीड से आपके हाथ में आ रही है। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये एक डायनामिक रूप ले चुका है। एंड एवरी डे द इंफॉर्मेशन एंड द जो इसका एक स्टोरेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सोशल मीडिया हैज बिकम एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइव्स। हम लोग बच्चों का तो छोड़िए, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी आज अगर सोशल मीडिया नहीं होती और इस लॉकडाउन के स्टेज पे क्या हम लोग इतने पार्टिसिपेंट्स एक साथ एक स्क्रीन पे बात कर सकते? नहीं कर सकते थे। तो दिस इज ऑल्सो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। लाइक आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हैज रियली टेकन अ very big role in our lives, not only in the younger generation but also at the global front as a whole. Dr. Pankaj, thank you. डॉक्टर पंकज, आप बताएं। जी नमस्कार आप सभी को। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक BBRFI फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एंड मैं इसके बारे में काफ़ी टाइम से बात करना चाह भी रहा था, बट ड्यू टू लॉकडाउन ये हो नहीं पाया। एनीवे, जो सवाल पूछा गया है, देखिए आजकल जो सोशल मीडिया है वो एक काफ़ी ज़्यादा हद तक जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एक एवरेज जो एडल्ट हैं या जो यंग जो पॉपुलेशन है इज स्पेंडिंग 4 to 8 आवर्स पर डे, 4 से 8 घंटे पर डे फोन पे ही स्पेंड कर रही है। एंड इसमें अधिकतर टाइम अगर देखा जाए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन्हीं पे ही यूज हो रहा है। तो एक तरह से जो आपकी पर्सनैलिटी है जो यूथ की है वो आप उसको मॉडिफाई या मॉड्यूलेट कर रहे हैं कि आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आप क्या देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग वही दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो इस लाइक कि अगर जो नेगेटिव चीज है या जो भी स्टिमुलेटिंग चीजें हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर। नोवेल्टी सीकिंग का मतलब होता है, जैसा कि हम देखते हैं फेसबुक पे आपने एक चीज देखी, वो आपको इंटरेस्टिंग लगी, फिर आपने वो वीडियो देखा, फिर आपको लगा ये इसमें मजा आ रहा है, चलो मैं दूसरा वीडियो देखता हूँ, फिर आपने उसको देखा, उसमें भी आपको मजा आया, फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा आपने, उसमें भी आपको मजा आया। तो ये जो मजा जो चीज है, इससे आपके बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट हो रहा है जो कि हम डोपामिन बोलते हैं। तो डोपामिन जैसे जैसे बढ़ते हो, इट्स लाइक कोकेन और स्मोकिंग और अल्कोहल, जो भी एडिक्शन जो होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है अगर हम ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो ये एक तरह का नशा है जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस या प्लेजर सीख करने के लिए हम लोग लेना चाहते हैं और बार बार लेते रहते हैं, क्योंकि उस तरह को, उस प्लेटफॉर्म को, वो चाहे इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, अगर आप नोट करें तो ये सिर्फ लास्ट 2 या 3 सालों में ही इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। लाइक पहले जो मीडिया था गूगल पे था, फिर वो मीडिया फेसबुक पे आया, अब वो मीडिया इंस्टाग्राम पे आया, और फिर वो मीडिया जो भी पूरा पॉपुलेशन था अब वो स्नैपचैट पे आ गया है। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इंस्टाग्राम क्यों फेमस हुआ, क्योंकि वहां पे विजुअली हमारी आंखें बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती हैं जो भी हम देखना चाहते हैं उससे। तो जब हमें कुछ दिखता है तो जो उस दिखने की वजह से हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, और अधिकतर वही दिखाया जाता है जो कि एक वर्चुअल इमेज क्रिएट किया जाता है। वो कोई भी चाहे फेमस सेलिब्रिटीज हों, वो एक आपको परफेक्ट फिगर दिखाते हैं, परफेक्ट शेप दिखाते हैं, परफेक्ट बॉडीज दिखाते हैं,
जो आपको एक्साइट करती हैं, क्योंकि ये जो आपकी एज है, एडल्ट एज है, जो कि आपका यूथ है, वो उसमें नॉर्मली भी सेक्स हार्मोन्स की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, एंड व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस, तो यू बिकम एडिक्ट ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसका ये जो सेक्सुअल या सेंसुअल जो पार्ट है, उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ताकि लोग इससे एडिक्ट हों, इससे चिपके रहें, और इसका एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उसको यूज ना करके अधिकतर जो एक प्लीजर सीकिंग बिहेवियर है उसी में उलझे रहे। तो इट्स ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ इन दिस इंडिया एंड वर्ल्ड आल्सो, के जो भी चीजें एक्साइटेड या हमें परसिस्टेंटली एक्साइट कर रही हैं वो हमें बार बार दिख रही हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो दिख रहा है, अगर आपको कुछ एक्साइट किया, अगर वो स्टिमुलस आपको बार बार मिलता रहेगा, तो फिर आप उससे अलग होके खुद को नहीं देख पाएंगे। उससे होता क्या है, उससे आपकी नॉर्मल लाइफ फिर हैम्पर होने लगती है। आपकी जो रियलिटी जो वर्ल्ड है वो आपको एक फीका लगने लगता है, क्योंकि उसमें इतने रंग, इतने ज्यादा वैरायटी, इतने ज्यादा एक मतलब आइडियल बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो इट हैम्पर योर रिलेशनशिप, इट हैम्पर योर फिजिकल एंड रियलिटी, जो कि जिसका आप एक्चुअल में हिस्सा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो ग्रेजुअली एक जो यूथ है वो वर्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्ट होके असल जिंदगी, वास्तविक सच्चाई से बहुत ज्यादा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। So I think we need to put stress on that. पुनीता जी, जी धन्यवाद पंकज जी। आप पुनीता जी आप बताएंगे। नमस्कार, थैंक यू BBRFI फॉर हैविंग मी हियर। मैं स्पेसिफिक एकदम बात करूंगी सेक्सुअल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया की बात, सोशल मीडिया की बात, और उसमें मैं ये बोलूंगी कि ये एक अंडर द कारपेट एरिया है। सेक्सुअलिटी इज स्टिल स्टिग्मा इशू फॉर अस, और वहां पर ये इतना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया टू सीक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। तो मैं अच्छा और खराब में नहीं बांटूंगी इसको, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि द थिंग्स व्हिच आर टॉक्सिक टू मी मे नॉट बी फॉर अदर्स, इट मे बी मेकिंग सेंस फॉर अदर्स। तो इट्स बेटर टू टॉक अबाउट कि क्रिटिकलिटी क्या आ रही है, क्रिटिकल कहाँ पर हो रहा है। ये पहली चीज, ये वेब वर्ल्ड एंडलेस है, जितने हिट मारेंगे आप, आपको हर बार एक नया मटेरियल मिलेगा। तो पहली चीज ये, या तो सेंसर्ड नहीं है या लिमिटेड सेंसरिंग है। तो पूरा फ्री है, तो क्या छांटे और क्या देखें। दूसरी चीज इसमें ये है कि मेरा पर्पस क्या है। जब मैं वेबसाइट पर जाती हूँ तो मेरा पर्पस क्या है देखने का। इट इज आई एम जस्ट सीकिंग सम इंफॉर्मेशन, आई एम अंडर सम डिलेमा, जस्ट फॉर फन, फॉर प्लेजर। मैं किस वजह से उसको देख रही हूँ, उसी तरीके से मैं उसके लिए सर्च करूंगी। पर इशू यहाँ पर आता है जब बात करना है, चाहे मैं एडोलेसेंट्स की बात करूं या प्री एडोलेसेंट फेज की बात करूं, कि ये जो एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं वेबसाइट पर, ये कितने गाइडेड एक्सप्लोरेशन है। पहली तो चीज ये कि क्या ये सारे सोर्सेज रिलायबल हैं, जहाँ जो डेटा इनसे मिल रहा है वो डेटा वाकई ऐसा है जिस पर कि ट्रस्ट किया जाए। दूसरी चीज ये कि वहां उन चीजों को समझाने के लिए उनके लिए कोई है, क्योंकि मेरे लिए ये इशू क्रिटिकल तब हो जाता है जब हम ये कहते हैं दिस इज ओनली वन साइडेड अफेयर, पैसिव लर्निंग है, सब कुछ मिल रहा है वहां से एंड दिस इज अप टू मी, मैं एज ए यूजर मेरी इसके लिए इंटरप्रिटेशन क्या बनती है। तो वो इंटरप्रिटेशन डेंजरस हो सकती है कि मैं उसमें से क्या ले लूं। कुछ चीजें हैं जो मैं ये समझती हूँ, क्योंकि हमने बोला कि ये टैबू टॉपिक है जिस पर ओपनली बात नहीं होती है। तो सेक्सुअल वोकैबुलरी बच्चे वहां से सीख रहे हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होती। वी डोंट यूज डायरेक्ट वर्ड्स, तो वहां से उनको डायरेक्ट वोकैबुलरी मिल रही है, वहां से उन्हें फैक्ट मिल रहे हैं, वहां से उन्हें बिहेवियर मिल रहे हैं, वहां से उन्हें एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ कि वो सही है या गलत है, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया सेक्सुअलिटी में उनको क्या दे रहा है। तो वो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस डेंजरस बन रही है, वो रिस्की है, वो उन्हें विक्टिम बनाती है, वो उन्हें क्राइम की तरफ ले जाती है, ये आगे बातें हैं। लेकिन अब आप खुद देखिए कि ये दबा हुआ टॉपिक जिस पर कि कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता, और उसके लिए उनको अगर मटेरियल इन वेबसाइट्स पर मिल रहा है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उनके पास है, तो वो जा रहे हैं वहां पर और वो उसको देख रहे हैं। तो कौन बॉडी डिस्कस करता है, उनको वहां पर बॉडी पर डिस्कशन मिल रहा है। तो एटलीस्ट वो सारे एरियाज जो कि क्लोज्ड एरियाज हैं या जिनको हम कहते हैं डार्क एरियाज हैं, उन डार्क एरियाज पे ब्राइटनेस है। तो ये एक, अब सेकेंडरी स्टेज पर जब हम आगे बात करेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि वो वाकई ब्राइटनेस है या वो भी डार्कनेस है। दूसरा मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाता है कि व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, एक्चुअली आई एम एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी और आई एम गोइंग टू द पॉर्न, आई एम जंपिंग इनटू द पॉर्न। तो बहुत ही थिन लाइन है। तो एक
एक हेल्दी मैनर में, हेल्दी तरीके से मेरी कुछ क्यूरियोसिटी है, उनके आंसर्स क्योंकि कोई मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से वो आंसर्स ले रही हूँ। लेकिन या वो मेरा एक्सटेंशन हो गया किन्हीं और चीज़ों का। तो क्योंकि बताने के लिए कोई नहीं है, गाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ, मैं सेल्फ गाइडेड हूँ, तो मेरे लिए वो बेस्ट मीडियम बन रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे लिए गाइडेंस कहाँ से मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अपने पीयर से मिल रही है। तो जब मुझे अपने पीयर से गाइडेंस मिल रही है, तो कई बार फिर हम इस तरीके के इंस्टाग्राम केसेस भी देखते हैं। तो अब इसको हम जेंडर के नज़रिए से ना देखें, ये लड़कियों में भी हैं और ये लड़कों में भी हैं। तो बजाए कि इन पर ये सवाल करना कि ये क्यों हुआ और सज़ा मिल जानी चाहिए, ये ठीक है, अपना एक लीगल प्रोविज़न है, लेकिन इस पर मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये हुआ क्यों? ये तो कहीं एज़ ए पेरेंट, एज़ ए टीचर, एज़ एन इंडिविजुअल ये कहीं पर एक कमी है जो कि जो ट्रांज़ैक्ट हमारे ज़रिए उन्हें होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो वो एक एक्सप्लोरेशन का एटीट्यूड है। वो तो यंगस्टर्स हैं, हमारा भी माइंड है अभी भी एक्सप्लोरेटिव, हम भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अमिता जी ने जैसे ये कहा कि क्या हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी उसे यूज़ कर रहे हैं। अबंडेंट मटीरियल है वहाँ पर, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि उस कंट्रोल को बताने के लिए या उसके साथ बैठ के उसे समझाने के लिए हम वहाँ पर नहीं हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि हमें ये पर्पस पता होना चाहिए कि किन पर्पसेस के लिए वो देखा जा रहा है। इसमें भी अंतर है कि आई एम सीइंग इट फॉर प्लेजर एंड आई एम सीइंग इट फॉर फन। आई एम सीकिंग सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दैट और मेरा अपना आइडेंटिटी का एक डिलेमा चल रहा है कि मैं हूँ कहाँ? मेरी बॉडी क्या है? मीता जी, और कुल एक मिला के, हाँ, कुल मिला के ये है कि इंफॉर्मेशन तो है, पर किस तरह की इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या हमारे साथ कौन बैठ के हमें वो इंफॉर्मेशन गाइड कर रहा है उस पे डिपेंड हाँ, करता है। मतलब हम एकदम ये नहीं कह सकते कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है बिना समझे हुए कि वो इन्फॉर्मेशन किस लहजे में, किस तरीके से और किसको एड्रेस करते हुए दी गई है। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। हम जाते हैं डॉक्टर विजय पांडे के पास। डॉक्टर विजय पांडे, आप अपने विचार रखें। डॉक्टर विजय, चलिए तब तक हम हेलो हेलो। हाँ हाँ जी जी। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर मीना, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस सब्जेक्ट को आपने छुआ। काफ़ी दिनों से मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के साथ उन बच्चों के साथ भी काम किया है। तो हमेशा इस तरह के मुद्दे आते थे। सोशल मीडिया जो है कभी यूट्यूब के द्वारा आया, कभी वीडियो क्लिप के द्वारा आया, लेकिन हमेशा ये सारी चीजें हमारे आमने सामने रही और हम इसको नकार नहीं सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो इसे यही मान लेने में सच्चाई है कि ये हमारे जीवन का एक पार्ट है और हम इसे, जिस तरह से कोविड को आज गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट और हेल्थ जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आप मान लो ये आपके जीवन का हिस्सा है और फिर आप काम करना शुरू करो, बस प्रिवेंटिव मेजर्स आप पूरा अख्तियार करो। कुंता जी ने बिल्कुल ही ठीक कहा कि कोई गाइडेड नहीं है और सोशल मीडिया को, और खासकर जब सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल अवेयरनेस की बात करते हैं तो हमारे सामने से ये सोशल मीडिया जो है दुधारी तलवार की तरह काम करती है, डबल एज स्वॉर्ड की तरह। हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, कहाँ हमारे लिए फायदेमंद है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जिस ग्रुप को हम एड्रेस कर रहे हैं, जो बच्चे एडोलेसेंट, उनकी बात कर रहे हैं, और हम जो देख रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, जो आपने भी बताया है, करीब 2045 मिलियन के करीब जो हमारे यहाँ एक्टिव यूजर्स हैं, इंडिया का जो डेटा आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बोलते हैं कि 30 to 40% जो है हमारा यूथ है, हमारा जो जनरेशन, जो हमारा जो पॉपुलेशन है, उसका एक पार्ट जो है वो यूथ है, अप टू 35 ईयर्स एज क्या है। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा पार्ट जो 245 मिलियंस का जो डेटा है, उसमें कहीं ना कहीं ये बच्चे, तो ये बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। अब ये है कि किस तरह से यूज कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आए दिन अभी 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 हम बोल रहे हैं, हम अपने बच्चों को ही बोलते हैं, अगर रिप्रोडक्शन हेल्थ की बात करें तो बच्चा को बोलते हैं कि जाकर यूट्यूब में देख लो। अब यूट्यूब में बच्चा जब उसको टाइप करता है, उसमें ढेर सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। आप सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करो तो ढेर सारी चीजें। अब बच्चा किस तरह से किस चीज को क्लिक करता है, ये डिपेंड करता है। और चूंकि जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें उत्सुकता बहुत ज्यादा है, वो एडवेंचरस है, वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी है उसका। तो ये सारी चीजें मिलाकर कहीं ना कहीं इस
पूरे चीज में एक प्रश्न हमारे लिए खड़ा करता है कि क्या ये सोशल मीडिया जो है, नो डाउट सोशल मीडिया रहेगा और आगे भी रहेगा, इसमें कोई गलतफहमी हमें नहीं होनी चाहिए, तो हम किस तरह से यूज करें और ये यूज हो रहा है और आगे भी होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, आप अपने विचार रखें। जी, थैंक यू सो मच BBRFI फॉर वेलकमिंग मी हियर। एंड आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम सोशल मीडिया और सोशल अवेयरनेस ऑन हम सोशल मीडिया को लेके आजकल बच्चे किस तरीके से है, यूथ किस तरीके से आगे मिस इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल के उस पर वो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत धारणाएं अपने अंदर बना रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज डे टू डे लाइफ में देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया के बारे में, सबसे पहले हमें एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि आज हम जिस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जिस सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन कॉन्सेप्ट यानी कि आप अपने अंदर अपने लर्निंग, अपने स्किल्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। बट एक तरफ ये भी समझना जरूरी है कि सेक्स हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। इट इज इंट्यूटिव, इट्स अ बेसिक नीड। सो बेसिकली जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ को लेके बात करते हैं, और उस पर प्रॉपर घर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से एजुकेट किया जाता है। कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम डॉक्टर के पास जाकर उसके बारे में बात करते हैं। बट जब बात आती है सेक्सुअल हेल्थ की, तो हम कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। बिकॉज ओवर द टाइम हमने ये देखा है कि जिस तरह से जनरेशन में एक लास्ट 20 ईयर्स में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बट विद द टाइम कहीं ना कहीं ये सेक्स एक टैबू, एक स्टिग्मेटिक टॉपिक बन चुका है हम सभी के लिए, जिसके बारे में हम ओपनली बात नहीं करते। सो जस्ट टू फुल, क्योंकि जैसे कि सेक्स हमारी नीड है, जैसे हमारे, अगर मैं हंगर की बात करूँ, इंट्यूटिव, और हम बच्चों को ट्रेन करते सिखाते हैं कि जब भूख लगे तो वो अपने आप ही उस चीज को खाना मांगेगा, या कैसे आपको खाना खाना है। तो हम हर एक चीज को लेके जैसे अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, तो सेम हमें अपने सेक्स हेल्थ को लेके भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बच्चों में, यूथ में बात करनी जरूरी है, सो दैट कि जो क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आजकल हमारे फिंगर टिप्स पे है, और फिंगर टिप्स पे क्योंकि गूगल और अगर हम इंटरनेट के माध्यम से हम देखें तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है हम सभी के लिए, जिसमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नई नई चीजें, हर तरह की इंफॉर्मेशन रखी है। कई हद तक सोशल मीडिया चीजों को इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम देखें, हमारे बच्चे अपने लाइफ में काफी ग्रो भी कर रहे हैं, नई नई चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन जब बात आती है हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर पेरेंटिंग और अवेयरनेस होना, कहीं ना कहीं घर से, कहीं ना कहीं स्कूल से वो एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। जैसे आजकल देखिए कि इस मीडिया के थ्रू जो हम बच्चे, छोटे बच्चों का अगर हम रेशियो देख रहे हैं तो 11 साल से कम के बच्चे बहुत ज्यादा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज इट्स अ बेसिक नीड। सो ओवर द लाइक अर्ली स्टेज में, जैसे जैसे बच्चों का अगर हम डेवलपमेंटल स्टेज की बात करें, तो इस क्यूरियोसिटी को जानने के लिए, क्योंकि उनका जवाब अपने घर में सही से नहीं मिल पाता, या पेरेंट्स उस चीज को बहुत ही अनफेयर एक रिएक्शन देके बात करते हैं, या फिर उनको उनका जवाब उसी समय पे हंस के टाल देना, या अवॉइड करना, या थ्रेट करना, इन सब तरीकों की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्स को, अपने जवाबों को ढूंढने के लिए इंटरनेट का सहारा लेता है। और इंटरनेट के सहारे की वजह से वो उन्हीं चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसके लेवल पे, जो उसके एज के अकॉर्डिंग वो उस चीज को रिसीव कर पा रहा है। सो समवेयर ये जो इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो बच्चे रिसीव कर रहे हैं, या चाहे वो बच्चे की बात हो, यूथ की बात हो, एडल्टहुड की हम बात करें, क्योंकि हम इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को गूगल के थ्रू कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने सवालों का जवाब खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं, rather than talking to someone or taking help from someone. So nowadays जो बेसिकली मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे केसेस, चाहे वो हम जैसे हम एडिक्शन की बात कर रहे थे, और अल्कोहलिज्म की बात करें, ड्रग अब्यूज की बात करें, पॉर्न एडिक्शन की बात करें, और साइकोलॉजिकल इश्यूज, अंडरलाइंग मोस्टली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप
उनके मेंटल कंडीशन को वो एग्रीवेट करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस वो अपने सवालों का जवाब मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ढूंढ कर और अपने आप को उस लेवल पे सेटल करने की कोशिश करते हैं। सो ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर इस चीज को लेके हर एक स्टेज में, डेवलपमेंटल स्टेज में, अर्ली स्टेज से लेके अगर हम लाइफ के लास्ट स्टेज तक की बात करें तो हर स्टेज पे एक एजुकेशन बहुत जरूरी है। सेक्स को लेके, सेक्सुअल हेल्थ को लेके ये इम्पोर्टेंट है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे दे, किस तरीके से बच्चा या किस तरीके से वो जो डिलेमा में जो भी इंडिविजुअल है वो अपने जवाबों को किस माध्यम से रिसीव कर रहा है। सो आई थिंक कि ये इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है कि इसके बारे में हम खुल के बात किए तो ज्यादा अच्छा। जी धन्यवाद। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर वर्मा से होगा। डॉक्टर वर्मा, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर पंकज, हाँ बताइए। जी, तो एक डॉक्टर होने के नाते आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे अपनी यौन समस्याएं लेकर, और ये कितना कॉमन है आपके डे टू डे प्रैक्टिस में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स? पहला हिस्सा ये है मेरे सवाल का। दूसरा, ये कौन से वो आयु वर्ग के लोग हैं जो आपके पास आते हैं, कौन सा एज ग्रुप है, और क्या ये समस्याएं मानसिक होती हैं ज्यादातर या वाकई में शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको लेकर आपके पास आते हैं? जैसा कि एक्चुअली आई एम वर्किंग एज ए साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑनलाइन सेक्सोलॉजिस्ट आल्सो। सो काफी एक कहें कि 30 to 40% पेशेंट जो मैं देखता हूँ वो इस तरह के होते हैं जिनको सेक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इट इज क्वाइट कॉमन नाउ, स्पेशली जो अगर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात करें तो उसमें काफी सारे पेशेंट्स अधिकतर जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल ही सफर कर रहे होते हैं। एंड उसका एक बड़ा रीजन भी एक सोशल मीडिया है, बिकॉज दे फील inferior about their body shaming is quite common now, so they feel that they lack confidence and that's why performance anxiety is quite common. अगर मेल्स की बात करें तो प्रीमेच्योर एजुकेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन पॉइंट। एक नई चीज जो डराने वाली वो ये है कि नॉर्मली ये जो दिक्कत होती है ये 40+ लोगों में एक हम बात करें तो ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जो लोग कंसल्ट करते हैं ऑनलाइन दे बिलोंग टू 19, 20, 25, 30 के एज ग्रुप वाले लोग भी हैं जिनको एक्चुअल में कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी जस्ट बिकॉज दे हैव सीन समवेयर, जो कि जिस एक एक्ट को देख के फिर वो कंपेयर करने लगते हैं कि शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा या मुझ में ऐसी कमी है। एंड इवन सम people and some youth are taking medicines also, which is actually not good at all. So similarly हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में भी जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बॉडी को लेके है दैट इज क्वाइट कॉमन, जो कि साइकोलॉजिकली उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है एंड जिसकी वजह से दे डोंट कम डायरेक्टली कि मुझे सेक्स में कोई इशू है, या फिर एक्चुअली दे कम विद डिफरेंट प्रॉब्लम, लाइक दे कम विद मोस्टली स्ट्रेस या एंजाइटी which is not responding to any treatment, and they are having some couple issue या not satisfied with their partner, and they are coming with some problem with infertility. Actually अगर देखा जाए तो infertility में 50% cause is psychological, even more than 50%. Otherwise physiological जो causes हैं वो अगर females की एज 35 से कम है तो वो बहुत कम बचते हैं, लेकिन just because ये it's a hyper स्टिग्मेटिक डिजीज, सो लोग सोचते हैं कि अगर हम इसमें हम ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें तभी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो स्ट्रेस की वजह से भी लोगों में काफी दिक्कत होता है। एंड फीमेल्स में और एक इशू जो बहुत कॉमन है वो है ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इंडियन डाटा ये कहता है कि एटलीस्ट 60 to 70% वुमेन सफर फ्रॉम ल्यूकोरिया, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दे लैक कंप्लीटली अबाउट द सेक्स एजुकेशन. They don't advise their partner to use condom. They don't know how to maintain sexual hygiene. So that's why they suffer a lot. So these things are actually quite common now. And because of online consultation that has been started, they are coming very well now. It's a big market which is coming because directly लोग बात करने में शर्माते हैं, तो फोन पे आपसे बात करके वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो उसमें जो मैंने पाया है वो ये है कि अधिकतर प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल है, एंड जस्ट मेल्स ज्यादा कंसल्ट करते हैं, बट यस फीमेल्स में भी प्रॉब्लम उतनी ही प्रेवलेंट है
लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम शाइनेस दे डोंट कम अप फ्रंट। वही सोशल इश्यूज आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा मेडिकल पर्सपेक्टिव रहा। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगी कि चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो कृपया उसे आप समय का इस्तेमाल करते हुए वो भी साथ साथ करते रहें। मेरा अगला सवाल है अमृता जी से। अमृता जी, आपके संस्थान में किस प्रकार के ये सेक्सुअल ये क्या बोलेंगे, सेक्सुअल ऑफेंस तो नहीं है, बट यौन या लिंग संबंधी किस तरह के विषय या किस तरह के इश्यूज आपके सामने आते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? और ऐसा कोई केस जो सबसे कम उम्र का आपको याद रहा हो जो आपके स्कूल में आया हो, वो था तो वो किस उम्र का था? आप हमसे शेयर अगर करना चाहें तो। यस डॉक्टर बीना, आई वुड लाइक टू शेयर। पहले चीज मैं उस पर आऊंगी कि हमारे स्कूल में किस तरीके के जेंडर इश्यूज आते हैं। सिंस आई एम केटरिंग टू अ कोएड स्कूल, तो और बहुत हाई मतलब वी आर केटरिंग टू मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, बिकॉज जो हमारा स्कूल है वो शहर से थोड़ा सा हटकर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। और सेक्स को एक हमारे इंडियन समाज में बहुत एक टैबू टाइप का नाम दे रखा है, जिसको बहुत ही छुपा के और उसको बहुत ही संकीर्ण सोच के साथ उसको हम लोग एक रूप देते हैं। तो जब ये बच्चे शहर में जब आते हैं तो उनके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो इशू आता है हमारे स्कूल में वो है करेक्ट समय पे करेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों को कैसे दें। तो ये चीजें हमारे टीचर्स मिलके उसको बच्चों को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, उसमें वॉचफुल रहते हैं हम लोग। और जो मेजर इशू आ रहा है हमारे स्कूल में वो बॉडी शेमिंग का है, क्योंकि बच्चे जो है दे आर नॉट गेटिंग दैट फैमिली बैकग्राउंड जो अपग्रेडेड या अपडेटेड, या जो एक सोशल मीडिया में एक बेंचमार्क बना रखा है जिसने कि अच्छे लगने के लिए कैसे क्या चीज करना है। तो वो बच्चे दे एंड अप इनटू बॉडी शेमिंग। तो उनको बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू है हमारे संस्था में कि इन बच्चों को हम कैसे इस सिचुएशन से निकालें और उनको एक इंडिविजुअल की तरह उनकी सोच को डेवलप कराएं। दूसरा इशू एक आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो एक जैसे मैंने कहा कि एक बेंचमार्क बन चुका है कि किसी की अच्छी फोटोग्राफ्स, अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और सेल्फी के जो लुक्स आते हैं फिल्टर्स के साथ और सब चीज के साथ, तो बच्चे जो है एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। और जब उनके कंपैरिजन में उनका लेवल थोड़ा सा लो आता है, दे स्टार्ट facing complexes and they start showing these traits of lack of confidence. तो ये एक इशू बहुत बड़ा इशू है। और ये एक ऐसा इशू है कि ये बच्चे क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं और उनके पेरेंट्स के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग जितने लोग भी इस स्क्रीन पर हैं, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम लोग अपने बच्चों को एक एट पार एक लेवल रखें और उनकी सोच को मिलाते हुए अपनी पेरेंटिंग को गाइड करें। बट 80% ऑफ द पेरेंट्स इन आवर सोसाइटी डू नॉट बिलोंग टू दिस माइंडसेट। उनकी सोच यही रहती है कि ये बच्चे के वैल्यूज के खिलाफ है और इनकी ये एज नहीं है कि हम इनके साथ ये डिस्कस करें। तो बच्चे जो है इस माइंडसेट के साथ अपने आप को बहुत दबा के रखते हैं और वो सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी जो सोच है उसमें से वो क्लियर करना चाहते हैं। और जो भी वहां पर जो उनको गाइडेंस मिलती है उससे वो कभी कभी मिसगाइड भी हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया हैज टोटली इरेडिकेटेड द पॉजिटिव्स इन अ पर्सन। इट हैज गिवन अ पॉजिटिव आउटलुक, बहुत अपग्रेड करा है हमारी सोसाइटी को। बट हाँ, थोड़ा सा इसमें हम लोग को बीइंग एजुकेटर्स वी नीड टू पुट इन द वैल्यू सिस्टम्स इन चिल्ड्रन एज टीचर्स। और पेरेंट्स से भी हमारी यही गुजारिश रहती है कि करेक्ट वैल्यू सिस्टम बच्चे को करेक्ट एज पे उसको देनी चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमारे स्कूल में जो आता है दैट इज आजकल एक स्लैंग है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो फोमो ट्रेंड चलता है लोगों में ना कि किसको इम्पोर्टेंस मिली, किसके साथ किसके लाइक्स ज्यादा आए,
किसके शेयर्स ज्यादा हुए, कितने व्यूज आए किसके उस पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर एंड रोल प्ले कर रहा है लोगों को सोशल मीडिया की वजह से। और बच्चे सिर्फ इसी पे ही कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करें, कुछ डिफरेंट करें कि उनको अटेंशन मिले। और शायद इसीलिए ये बॉयज लॉकर रूम जो है, ये एक इसी तरीके के माइंडसेट से शायद किसी बच्चे ने ये शुरुआत करी। और एक ही मतलब उसमें जो रूल्स थे वो एक ही एज ग्रुप के बच्चों के लिए था, वो कि वो ही मेंबर बन सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम लोग ये जेंडर बायस ना होके कि लड़के ही ऐसा करते हैं या लड़की ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। Even the girls are big attention seekers today. They want that the boys follow them. They try to do certain things जो कि लड़कों को अच्छे लगते हैं, और वो उनको एक इन डिस्गाइज इनवाइट करती हैं उस तरीके के लिए कि वो लड़के उनके पीछे जाएं। तो इसमें लड़के और लड़कियों को दोनों दे नीड टू मेंटेन दैट वैल्यू सिस्टम्स की सही समय पे सही चीज को कैसे करें। दूसरा सवाल जो आपका था दैट वाज कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा केस, यंगेस्ट केस कुछ ऐसा आया मेरे 14-15 साल के एक्सपीरियंस में। 2 केसेस मैं बताना चाहूंगी, हमारे कुछ टीचर्स भी इस स्क्रीन पर हैं, उनको ये पता है। एक हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास में ये केस आया था कि एक बच्ची दूसरी बच्ची को शी वाज ट्राइंग टू फिडल विद द अंडरगारमेंट्स ऑफ द अदर चाइल्ड। तो जो टीचर थी, सिंस शी वाज अ प्राइमरी टीचर, तो उसके लाइफ में एन अनमैरिड गर्ल, तो उसके लाइफ में ये बहुत एक शेमफुल एक्ट था। तो वो परेशान होकर वो जब हमसे उसने कंसल्ट किया, so I understood कि ये क्या चीज था। तो we went into the crux of the matter and we found out कि जो बच्ची थी वो अपने मदर फादर के बीच में सोती थी। जो मैरिटल रिलेशनशिप है पेरेंट्स का, वो बच्चों के सामने समय से पहले जब निकल कर आता है तो बच्चों के मन में एक जिज्ञासा आती है। तो इसमें तो हम नहीं बोलेंगे कि वो बच्चा गलत था, यहाँ पे सोशल मीडिया का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि घर से शुरुआत हो रही है इस तरीके का एक्सपोजर। पेरेंट्स खुद दिन भर मोबाइल पे रहते हैं, कमरा लॉक करके पोर्नोग्राफी की आवाज जब बाहर कमरे की आएगी तो बच्चे के मन में इंक्विजिटिवनेस आएगी। आप एक फादर होके आप अपने वाइफ को हक करने में शर्म जब आती है आपको, तो बच्चे के मन में ये एक जिज्ञासा आती है कि एक आदमी और एक औरत के बीच में ऐसा क्या होता है कि बच्चा हो जाता है। तो we need to promote those like signs and signals जो कि बच्चों को एक पॉजिटिव बूस्ट दे और करेक्ट डायरेक्शन में उनको ले जाए। बहुत अच्छा आपने बताया, और मैं आपसे सहमत हूँ। बच्चों की एक्चुअली कोई गलती नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ पे आज डिस्कशन कर रहे हैं कि हम ये जो भी ब्लेम गेम हुआ इस एपिसोड को लेकर वो आगे रिपीट ना हो। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। गलती है तो कहीं पेरेंट्स की, कहीं एजुकेशन सिस्टम की, और कहीं ना कहीं हमारे समाज की। बहुत अच्छा अमृता जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर विजय के लिए है। डॉक्टर विजय ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ काफी काम किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल अवेयरनेस की, ये विषय उस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है क्या? और अगर है तो किस तरीके से है, ये अब मुझे बताएं। सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर मीना कि आपने इस ग्रुप का भी ध्यान रखा, क्योंकि नॉर्मली हम करते क्या है, और ये बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली हम बच्चों को भी खांचे में रखना शुरू कर देते हैं, और आपने इस ग्रुप को इतनी संजीदगी से पकड़ा है और उस पर बात कर रहे हैं, इसके लिए वाकई BBRFI को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हैं, बच्चे चाहे वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हों या फिर कहीं अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हों, किसी भी परिवेश से आए, उनका ग्रोथ हो रहा है, उनके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। वो अपने शरीर को लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति में, खासकर एडोलेसेंट, हम जब काम करते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ, एडोलेसेंट बॉयज के साथ हम काम करते हैं, हमारा ग्रुप है, एडोलेसेंट ग्रुप है, एडोलेसेंट बॉयज के ग्रुप है, यूथ ग्रुप है। अब जब उनके साथ हम काम करते हैं तो आए दिन हमें इस तरह के प्रश्न का सामना करना पड़ता है। दिक्कत क्या होती है
दिक्कत इस ग्रुप के साथ ये है कि जिस परिवेश में वो रह रहे हैं वहां पेरेंट्स जो है उतने पढ़े लिखे नहीं है। फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा साथ में, ये जो है कि उस ग्रुप में नहीं, हर जगह, ये हर क्लास में ये है कि इवन मैंने तो यहां तक देखा है कि डॉक्टर होकर वो अपने बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में खुलकर नहीं बात करता। दवा के दुकान में जाता है तो इसके बाद वो काली पॉलीथीन में वो जो सैनिटरी नैपकिन है वो काली पॉलीथीन में आज भी लेने की कोशिश करता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन चूंकि इस ग्रुप में ये जो पार्टिकुलर ग्रुप है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं है। एट द सेम टाइम पढ़े लिखे होने हो या ना हो, वो दोनों काम करते हैं, उनके लाइवलीहुड बहुत बड़ा एक इशू है। बच्चे अकेले रहते हैं, उनको एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो या तो उनकी जानकारी नहीं है या कुछ कल्चरल जो सेटिंग्स है, हमारा समाज का जो एक टैबू बना कर रखे हैं हम इसको, सेक्सुअल हेल्थ को, सेक्स एजुकेशन को, उसको कहीं ना कहीं हमने उसको टैबू बना दिया है। हम नहीं बात करेंगे, हम कर रहे हैं सब कुछ लेकिन हम बात नहीं करेंगे। वही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, हमें बात करनी होगी। अब ये बच्चे करते क्या है, उनके पास दो रास्ता है, घर में बात कर नहीं सकते हैं, स्कूल में एक बहुत बड़ा जो है नो लगा हुआ है, कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं बात करो, कुछ नहीं कर रहे हैं, स्कूल चाहता भी है तो नहीं कर पाता है। लेकिन तब उनके पास बचता है दो ही, एक है सोशल मीडिया और दूसरा पियर्स क्या बताएगा, उसको तो उतनी ही जानकारी है जो उतना वो जानता है। और सोशल मीडिया में इतनी जानकारी है कि वो इस भ्रम में पड़ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपको बताऊं, कुछ केसेस में बताऊं, हमने अपने यहाँ, हमारे यहाँ हमने एक ट्रेनिंग करवाई थी। अर्स हमारे प्लान प्रोजेक्ट्स में, मैं सीसीडीपी प्रोग्राम में काम करता हूँ और चाइल्ड सेंटर्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्लान इंडिया का। उसमें हमने देखा कि कुछ एक प्रोग्राम है अर्स, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ का। उसमें हमने जो ट्रेनर को बुलाया और ट्रेनर ने जिस तरह से बात की, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहा था। हम भी समझ पाए कि ये सेक्सुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ये सारी चीजें हैं क्या। तो दिक्कत क्या है कि हमारे पास वो एवेन्यूज नहीं है, हमारे पास वो रास्ते नहीं है। हम किस तरह बात करें, क्या जानकारी दें, क्या वो जानकारी एज स्पेसिफिक है कि नहीं, कि हम कुछ भी दिए जा रहे हैं जैसे सोशल मीडिया परोस रहा है, वहां कोई अनरेगुलेटेड है। तो ये बहुत जरूरी है। जरूरी तो उनको बहुत ज्यादा है, कहीं हमसे ज्यादा उस ग्रुप को है जिसको कोई एड्रेस। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इसमें लड़कों और लड़कियों की जो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। आपको मैं बताऊं, 2007 का एब्यूज इन इंडिया आप रिपोर्ट देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसमें सबसे पहले लोगों का दिमाग इस बात से लेकर ये हुआ कि मेल जो है चाइल्ड, वो उतना ही ज्यादा एब्यूज का सामना कर रहा है। हमारा परसेप्शन क्या था, हम मानते थे कि लड़कियों को होता है, नहीं, लड़कों को भी। और यहाँ भी कहीं ना कहीं ये चीज दिखता है। जब हम ट्रेनिंग देने लगते हैं और जब बच्चे पूछने लगते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए और ये ग्रुप तो वाकई इसको जरूरी है। और सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, लेकिन वहां इतनी ज्यादा जानकारी है। एक समय था कि जानकारी नहीं थी हमारे पास, आज है कि इतनी ज्यादा जानकारी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा जानकारी सही है। अब स्थिति ये है, मैं आपको बताऊं कि कई सारे हमने यूट्यूब देखे कि लोग जो विवाह को जानते ही नहीं है, विवाह किया नहीं बंदा है, और विवाहेतर संबंध के बारे में, विवाह को लेकर उसके बारे में वो बता रहा है कि क्या होता है विवाह, कैसे होता है विवाह, उसने कभी सुना ही नहीं विवाह अपने जीवन में। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इन बच्चों को जरूरी तो बहुत है, और सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन किस तरह से हम इसको यूज करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर बात करनी है। जी, पुनीता जी, आपसे मुझे ये जानना है कि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन यानी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन में जेंडर इश्यूज पे काम किया है, आपका पीएचडी उसमें रहा है। तो आपने इसमें ये कैसे आपने जाना कि स्कूली शिक्षा के जो शुरुआती वर्ष हैं उसमें सेक्सुअलिटी का निर्माण होता है, इस पर आपने कैसे सोचा कि इस पे भी काम करना चाहिए, और एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को ही क्यों चुना, और कौन सा एज रेंज या कौन सा आयु वर्ग इसमें आता है एलिमेंट्री स्कूल में?
एलिमेंट्री एजुकेशन मेरे लिए इसलिए बहुत आसान हो जाता था क्योंकि इट इज द एसोसिएशन ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 20 years with that school system because I am a teacher educator and my students are going for the training to these elementary school. एलिमेंट्री में दो पार्ट में बोलूंगी, एक तो प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 5 एंड द मिडिल स्कूल दैट इज कॉल्ड अपर प्राइमरी दैट इज क्लास 6 to 8. तो जब मैं रेगुलरली अपने स्कूल में जाती थी और मेरे अपने जो इंटर्न्स थे वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो करते थे और जेंडर इश्यूज पर करते थे, तो कई बार ये सवाल आते थे कि एक्चुअली हम जेंडर की बात कर रहे हैं या ये जेंडर से आगे बढ़ गया है, सेक्सुअलिटी है। क्योंकि एक्सेप्टेंस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जो मेजरली आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में जाएँगे, आप फ्राइड के अलावा अगर आप जो कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर बात करते हैं, उनके अलावा अगर आप ज़्यादातर थ्योरीज़ की बात करेंगे तो वो थ्योरीज़ कहते हैं कि ये तो सेक्सुअल इनोसेंस का एज है। प्राइमरी लेवल तो इट्स अ असेक्सुअल बीइंग, इनोसेंट चाइल्ड है। इस समय इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। येस, एडोलेसेंट फेज़ में ये बातें आना शुरू होती हैं। ठीक है, पर लेकिन स्कूल में जाना, ऑब्जर्वेशन के दौरान वहाँ बैठना, टॉयलेट के बाहर, कॉरिडोर के पास, स्टेयरकेस के पास, वहाँ बच्चों की आपस में जो बात, बच्चे उसको पर्सनल टॉक कहते हैं। तो पर्सनल टॉक्स पे जब पीप किया या उनके साथ खेला और उनके साथ बात की तो देखा कि अपने ही टाइप का एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी बन रहा है, जो कि बहुत ही डोमिनेंट जो फीचर्स हैं जो सोसाइटी से लेके वो बना रहे हैं, जो सोशल मेकअप जिनको कि एक्सेप्ट करता है और जो उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रहे हैं, उनके लिए एक मज़ाक बन रहा है। मैं अभी अल्टरनेटिव्स की बात नहीं कर रही हूँ जो सेक्सुअल या जेंडर अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन जो उन सोशल नॉर्म्स के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं, उनको अपने ग्रुप में नहीं रखना, उनके बारे में बात करना, उनकी मज़ाक बनाना। तो अंडरस्टैंडिंग तो बन रही है। अभी अमिता जी ने भी यहाँ पर बोला कि किस तरीके के स्कूल में इश्यूज़ आ रहे हैं और बच्चे बात कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग है या फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रहे हैं? सोशल मेकअप तो है ही। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हाँ, एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी भी है, एक तो बायोलॉजिकली ड्रिवन है, जो कि अंदर से आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर पंकज ने कहा, लेकिन एक सोसाइटी की तरफ से भी तो आ रहा है कि अपने आप को उस एक फ्रेमवर्क में फिट रखना है। एक अच्छी लड़की होना या एक अच्छा लड़का होना, व्हाट ऑल इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बॉय, मैस्कुलिनिटी में क्या आता है, फेमिनिटी में क्या आता है और जब हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात करते हैं, तो बॉडीली एस्पेक्ट क्या आते हैं? तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को एक स्टूडेंट ने मेरे ये बताया कि मैंने उसको ये बोला कि आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू हैव हेटेरोजेनियस सेटिंग इन क्लासरूम, व्हाई डू यू मेक देम सेपरेट ग्रुप्स? तो आप जेंडर की तरफ से बात करते हो, जेंडर पढ़ते हो और आप ये कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, इनकी रेगुलर टीचर आती है और शी ऑलवेज सेज मी इन 2 बच्चों को अलग बिठाना है, क्यों? क्योंकि ये लव लेटर एक्सचेंज करते हैं। तो क्लास 3 के बच्चे क्या लव लेटर एक्सचेंज करेंगे? इवन इफ इट इज रिटन आई लव यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लव? तो वो जो कॉनोटेशन है, वो कॉनोटेशन टीचर का है, वो एक्सप्लेनेशन टीचर का है लव का, या वो क्लास 3 के बच्चों का है? प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम सेक्सुअलिटी पर जो भी बात करते हैं, उस सेक्सुअलिटी की बात हम एडल्ट के नज़रिए से करते हैं। फिर हम पनिशमेंट भी एडल्ट के नज़रिए वाला देंगे कि सेपरेट बैठा दो, आपस में बात मत करना, तुमको घर में क्या सिखाया जाता है? या फिर जब वो बच्चा घर में जाता है तो पेरेंट्स से कहेंगे स्कूल में तुमको क्या सिखाया जा रहा है? तो पहले तो ये मेरा एक ये था कि मैं अपनी रिसर्च के ज़रिए एक तो एडवोकेसी करूँ, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी बच्चों में जो हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके की वोकैब्युलरी यूज़ कर रहे हैं और उन वोकैब्युलरीज़ को वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ एडल्ट होने के नाते हम वहाँ से निकलें बाहर कि उनके लिए भी लव का मतलब, उनके लिए भी फैंटेसी का मतलब वही है जो कि आपके लिए है। तो प्रॉब्लम वहाँ बच्चों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ बड़ों के साथ है उस चीज़ को समझने के लिए, कि वो उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि क्लास 1 टू 5 के बच्चों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और आगे आगे मौका मिलेगा तो मैं भी इस पर बात भी करूँगी कि गुड टच और बैड टच से भी आगे बढ़ के बात करने की ज़रूरत है। तो जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ़ बच्चों से बात करती हूँ, बच्चों को ऑब्ज़र्व करती हूँ और तो इसका मतलब कहीं मैं अपना काम इनकम्प्लीट छोड़ देती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे उनके टीचर्स के साथ भी बात करने की ज़रूरत है। 2 तरीके से, हाउ डू दे अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी एट दैट लेवल एंड व्हाट इज़ देयर ओन, हाउ डू दे इक्विप टू हैंडल इट? तो मैंने इसलिए उनके टीचर्स के साथ भी बात की। आई टॉक टू देयर पेरेंट्स आल्सो। मैंने बहुत इन डेप्थ इंटरव्यू उनके पेरेंट्स के साथ लिए, उनके साथ बैठी, उनकी पार्टीज़, उनके बर्थडेज़ मैंने अटेंड किए कि मिक्स्ड ग्रुप में वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी थी, लंबा समय लगा। मैंने कुछ एडल्ट से बात की और ये सरप्राइज़ है, लेकिन जैसे कि पंकज जी ने कहा, उसी का एक एक्सटेंशन भी है कि जब एडल्ट्स ने मुझसे बात की अपने चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी की, तो उन्होंने ये कहा कि सेक्सुअलिटी तो अभी भी हमारे लिए डिलेमा है। ऐसा नहीं था कि सेक्सुअलिटी के इश्यूज़ बचपन में ही रहे या कुछ एक घबराहट थी या नहीं समझे
या फिर एक लड़के ने मुझे ये कहा कि स्कूल में जब मैं क्लास 6 में था तो मुझ पर प्रेशर था पीयर का कि आप कोई एक पॉर्न साइट देख के आओ बिकॉज़ दे यूज्ड टू डिस्कस इन ग्रुप। तो जब मैंने पॉर्न देखना शुरू किया, मैंने पॉर्न इसलिए देखना नहीं शुरू किया कि आई वाज़ एन्जॉयिंग बॉडीज़। मैंने जब पॉर्न देखना शुरू किया तो मुझे 1 या 2 पॉर्न देखने के बाद लगा आई एम नॉट एट ऑल एन्जॉयिंग वुमेन बॉडी। तो मुझे एटलीस्ट अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन का नेट के थ्रू पता चलना शुरू हुआ और जब मैंने अपनी बहन के साथ ये बात शेयर की, जब मुझे ये श्योर हो गया 8वीं 9वीं तक आते हुए कि मुझे लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती और जब मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के साथ ये बात शेयर की तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। एक्चुअली वो थप्पड़ सिस्टर ने नहीं मारा, वो सोशल कांसेप्ट का थप्पड़ है। क्योंकि वो सिस्टर उसको कहीं न कहीं एक अलार्म देना चाहती है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, दिस इज़ नॉट राइट, कोई भी सुनेगा तो तुमको यही रिजेक्शन मिलने वाला है। तो मेरा यहाँ पर एक ये था कि इसके अलावा मैंने बात की उन एडल्ट से तो मेरे लिए ये भी बहुत मतलब मेरे लिए दुःख भी था कि जो एडल्ट आज 35, 40, 45 साल की एज में है, वो एडल्ट्स बचपन में भी उन्हीं डिलेमास में थे, आज यंग हैं तो भी उन्हीं डिलेमास में हैं। व्हेन दे आर शेयरिंग देयर चाइल्डहुड, दे आर शेयरिंग देयर रोमांटिक रिलेशन विद मी एंड साइमल्टेनियसली दे आर टेलिंग मी दैट प्लीज़ आप मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से ये डेटा मत शेयर कर लेना। सो वो क्लोज़नेस उन इश्यूज़ के लिए, तो ओपननेस तो कहीं भी नहीं है, वो 30 साल पहले भी नहीं थी, वो आज भी नहीं है, तो काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, तो हथियार तो नहीं कहूँगी लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा संबल तो है कि जो मेरे रिसर्च के रिज़ल्ट्स हैं, तो कम से कम मैं एडवोकेसी कर पाऊँ कि जो स्कूल टीचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, उनमें किस तरीके से इन चीज़ों को इन्ग्रेन किया जा सकता है, कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। अलग करके तो खैर नहीं बात करना है क्योंकि वो प्रेशर बच्चों को नहीं देना है। क्यों एक पर्टिकुलर एज के बाद आके बच्चों के लिए प्राइवेट कांसेप्ट्स हो जाते हैं। क्यों नहीं ये ओपनली आपस में बात करने वाले कांसेप्ट नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस स्टडी में मैंने कवर करने की कोशिश की। लंबा समय लगा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए। जिन पर कि काम किया जा सकता है और जिन पर मैं तो अपने लेवल पे काम कर ही रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल से एसोसिएटेड हूँ और मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं ये डिस्कस करती हूँ चीज़ें। आपने ये बातें बताई ये मेरे लिए भी आई ओपनिंग था क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी है वो एज अर्ली एज क्लास 1 शुरू हो जाती है और दिल्ली में तो इसका कॉन्सेप्ट 3 इयर्स है क्योंकि क्लास 1 जो है वो 4 इयर्स में आप यहाँ पे 4 इयर्स में आप क्लास 1 में पहुंच जाते हैं। तो अमृता जी अगला सवाल। हाँ डॉक्टर मीना, इसमें एक और भी चीज है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सेक्सुअलिटी बहुत ब्रॉड टर्म है। खाली वो सेक्स बोल बोल के हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको बहुत छोटा कर दे रहे हैं। सेक्सुअलिटी इज बेसिकली अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट गोइंग टुवर्ड्स। आप जब आप ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बीइंग होने की बात करते हैं तो आप उसमें फीलिंग्स, डिजायर्स, आपकी आइडेंटिटी, आप इन सारी चीजों की बात करेंगे। तो सेक्सुअलिटी बहुत बड़ी टर्म है लेकिन हमने आयरॉनिकली हमने स्कूल सिस्टम में भी इसको बहुत ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहें या हमें लगता है कि हमारा जो कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से हमने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, बहुत ब्रीफ कर दिया है और उतना ही हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हमें इस पर बहुत ज्यादा खुलकर बात करें, इसके सोशल एस्पेक्ट पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, सेक्सुअल जो अवेयरनेस है ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, सिर्फ एनाटॉमी या फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये इमोशनल भी है, सोशल भी है, आपके रिलेशंस कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर ये पूरा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल अवेयरनेस का। तो नेक्स्ट सवाल मेरा अमृता जी से है। अमृता जी, इस तरह के जो सेक्सुअल अवेयरनेस के जो इश्यूज हैं इस पर ध्यान देने के लिए आपके स्कूल में आपने किस तरीके के प्रावधान किए हैं और ये आपने अपने लेवल पे किए हैं या ये सरकार द्वारा आपको गाइडलाइंस इशू हुई हैं कि ये आपको करना है, और आपको लगता है कि ये जो भी आपने उपाय किए हैं ये पर्याप्त हैं या सफिशिएंट हैं? डॉक्टर मीना, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं दो चीज पुनीता जी के जो भी इन्होंने बोला उसमें मैं थोड़ा सा इस पे आगे बोलना चाहूंगी। वो चीजें ये इन्होंने बहुत एक अच्छा बहुत सुंदर एक पॉइंट बोला कि हम लोग जब जो सेक्सुअल इश्यूज जो बच्चों में डील करते हैं जब, तो उनको बच्चों के एज को देखते हुए नहीं करते, वी स्टार्ट डीलिंग विद देम एज एडल्ट्स और हम लोग उसको टाबू बना देते हैं। जबकि अगर हम लोग वो बच्चों के लेवल पे सोचें, अगर क्लास 1 का बच्चा, हम लोग को कितनी बार होता है कि लाइक वी सी आई लव यू और स्पेसिफिक नेम्स लिख के वॉशरूम्स एरिया में बच्चे लिखते हैं। सो वी जस्ट गो एंड रब इट एंड बस वॉचफुल रहते हैं और बच्चों को बस देखते रहते हैं कि ऐसा कोई भी अनवांटेड चीज बच्चे ना करें।
तो हम लोग अगर उसको अडल्ट की तरह डील करेंगे तो एक नॉर्मल एक अडल्ट का एक रिएक्शन होता है कि बच्चे को बुला के और उसको वी स्टार्ट स्कोल्डिंग देम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. वी नीड टू बी वॉचफुल. और ये पूरी जो टॉक है उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है कि ये जो सोशल मीडिया है इसने हमको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ये दे रहा है टू बी एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो तो ये सोशल मीडिया को बगल में रख दीजिए. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस प्रॉब्लम से नहीं गुजरता है जब वो एक्सप्रेसिव नहीं हुआ है और उसको सक्सेस मतलब उसको फेलियर का सामना करना पड़ गया. मतलब एक्सप्रेशन है तो रास्ते अपने आप ही खुलते जाते हैं, चाहे वो कोई भी इशू हो. तो अगर ये एक्सप्रेशन पे एज अ एकेडमिशियन हम लोग स्कूल में हम लोग का थंब रूल है दैट वी ट्रेन आवर टीचर्स. सबसे पहले तो टीचर्स पे हम लोग काम कर, मतलब मेरा एक एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरा ये रोल प्ले होता है कि लाइक आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द टीचर्स. जो टीचर्स के मन में एक जो जेंडर बायस है कि ये लड़का है ये लड़की की ये पैरामीटर्स है, लड़के की ये पैरामीटर्स है, उसको एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पहले उसको दूर करूं. बिकॉज दीज टीचर्स आर गोइंग टू कैरी द रॉड ऑफ ट्रेनिंग इन द स्टूडेंट्स. बिकॉज ये टीचर्स क्योंकि अकेले मैं नहीं कर सकती, आई नीड अ होल टीम. सो एज एन एकेडमिशियन मेरा ये है कि टीचर्स को पहले मैं इस रोल पे मैं डालूं. दूसरा चीज है कि एक कल्चर हमारे स्कूल में डेवलप है कि जो अवेयर है इस चीज से कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा है तो कोई ना कोई टीचर उसको हाईलाइट करके वो हैंडल करती है. लाइक इट इज नॉट सेग्रीगेटेड फॉर अ पर्टिकुलर काउंसलर टू हैंडल दैट इशू. एवरी टीचर इज अ काउंसलर इन माय स्कूल. लाइक दिस थिंग वी हैव ट्राइड टू प्रमोट. और ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई मैंडेटरी ये रूल नहीं आया है, बट जबकि ये रूल है कि एक काउंसलर स्कूल में होना चाहिए. I take pride in telling that हमारे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं है in spite of being this mandatory, because every teacher is a counselor in my school. दूसरा चीज है कि पेरेंटल एजुकेशन, टाइम पे पेरेंट्स को ये एजुकेट करना कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है. और आज ये 15 साल के स्कूल लाइफ में हम लोग शायद ये सक्सेस स्टोरी बना लिए हैं कि हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियों को बराबर दर्जा देकर पेरेंट्स एडमिशन लेते हैं और उनके ऊपर स्पेंड करते हैं. बल्कि मैं आपको ये फीडबैक देना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में लड़कियां जो हैं वो आगे लड़कों से ज्यादा आगे जा रही हैं इन एवरी एरिया, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट एनुअल डेज, बी इट academics, बी इट एनी अदर थिंग्स. गर्ल्स आर डूइंग मच बेटर देन द बॉयज. सो ये जेंडर बायस और जो एक कहते हैं ना बॉडी शेमिंग की जो एक प्रथा चली आ रही थी और एक कॉन्शियसनेस थी वो बहुत हट रही है. एक और चीज है कि we have tried to have what do you say monitors in the teachers team also and in the students team also. So हमारे जो monitors हैं ये बराबर indulge करते हैं बच्चों में, और कोई भी ऐसा कुछ केस होता है they try to connect to any teacher whom they are comfortable with. So it is the system in the school is कि कोई tattling नहीं चलती है. It's an issue that needs to be discussed. So that organizational culture has been developed by all of us. और कोशिश हमारी यही है कि कोई भी ऐसा इशू को हम लोग टैबू ना बनाएं और उस पे काम करें. आप लोग से मैं एक आज से 6-7 साल पहले का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जो कि सच. ठीक से बंद करो. उसका वेट रिड्यूस हो रहा था एक बच्ची का, क्लास 11th की. सो वी ट्राइड टू मॉनिटर हर और बहुत दिनों से लाइक 5-6 महीने से वो बहुत डे बाय डे डल होती जा रही थी. तो उसको हमारे टीचर्स ने बोला कि मैम ये लड़की अजीब सा, शी इज नॉट डूइंग हर एकेडमिक्स वेल और कहीं पे भी एब्सेंट भी रहती है. तो एक दिन हम उससे बात कर रहे थे. मैं इस पर ये पॉइंट करना चाहूंगी कि वी नीड टू बी विजिलेंट विद चिल्ड्रन एज पेरेंट्स एंड एज एजुकेटर्स और एज डॉक्टर्स ऑल्सो और एज एनी पोस्ट दैट वी आर ऑन टू. द ओनली थिंग दैट विल वर्क इज विजिलेंस. तो जब उस बच्ची से मैं बात कर रही थी तो उसके मुंह से एक अजीब टाइप की मेडिसिनल स्मेल आ रही थी.
So that alarmed me because I am a daughter of a doctor. तो मुझे पता है कि like क्या क्या चीजें होती हैं. I've always been nurtured in that environment. तो मैंने अपने एक टीचर को एक ड्यूटी दी कि उसके बैग को फ्रिस्क करो. जब फ्रिस्किंग करी, so we found some sort of contraceptive pills in the bag. तो कोई भी किसी भी टीचर ने, जो टीचर्स इन्वॉल्व थे उस फ्रिस्किंग में, किसी ने भी इस चीज को इशू नहीं करा, रेज नहीं किया. And it was kept totally in my like hands how to handle it. So उस बच्ची से धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन काफी दिन बाद बात जब करा, तो you people will be shocked to know that that girl was being molested by her boyfriend continuously for months and months. And now the state was that the girl was being shared by 3-4 boys along with her boyfriend and made videos, and she was blackmailed on that issue, and she was deteriorating on her health and her mental and social like stability of her life. So that was the case that was going on with the girl. So we this was an issue. It was a very important issue for our school, and we tried to handle it in that state. Like we had a word with the father. We didn't call the mother. The father was quite sensible. We just guided him कि आप इस बच्ची को इस शहर से ले जाइए, because इसकी लाइफ से बढ़कर इस समय कुछ नहीं है. एजुकेशन बाद में हो जाएगी. प्लीज टेक हर अवे फ्रॉम दिस सिटी. एंड इसके साथ ऐसा हो रहा है, एंड हेल्प दिस गर्ल टू कम आउट ऑफ दिस लाइक डेविलिश एक्ट दैट शी इज फेसिंग. सो ये एक ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को बहुत एम्पैथाइज होके, लाइक वी नीड टू वेयर द शूज ऑफ द सेम विक्टिम जो इस स्थिति से गुजर रहा है. एंड एज एजुकेटर्स वी नीड टू प्रमोट दिस सॉर्ट ऑफ behavioral aspect in the organization. बहुत सही आपने कहा है, क्योंकि यही कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से दुनिया भर में सेक्सुअल अवेयरनेस की ड्राइव शुरू हुई थी. और इनिशियली जहाँ से ये शुरू हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड, वहाँ से भी बहुत सारे अपोजिशन मिला था, बट स्लोली दे रियलाइज ये टीनेज प्रेगनेंसीज की जो आप बात कर रही हैं, ये दीज वर ऑल द इश्यूज दैट प्रॉम्प्टेड द वेस्ट टू टेक दीज टर्न स्टेप्स. अपार्ट फ्रॉम वो इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, फिर नया आ गया HIV, जिसका भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है. तो इन सारे कारणों की वजह से ही सेक्सुअल अवेयरनेस जो है पूरे देश भर में, इतना पूरे विदेशों में और दुनिया में इतना बड़ा इशू बना था. लेकिन अभी भी उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग कम हैं, देश कम है, और हमारा भी देश उनमें से एक है. हम लोग जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है एफर्ट अपने लेवल पे है, बट आगे हो क्या रहा है ये पुनीता जी हमें अपने उसमें संबोधन में बताएंगी. बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम अपने जो जवाब है उसको थोड़ा ब्रीफ रखेंगे, क्योंकि ये एंडलेस टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है, और हम बात कर सकते हैं और करते जा सकते हैं, और एक के बाद एक इश्यूज आएंगे. तो अब नेक्स्ट मैं डॉक्टर विजय जी से बात करूंगी कि आपके अनुभव में ये जो आर्थिक वर्ग में से पिछड़े हुए लोग हैं, अगर इनके लिए हम सेक्सुअल अवेयरनेस का कोई वर्कशॉप रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा इस तरह का वर्कशॉप? क्या उनका जिस समाज में वो रहते हैं या उनके माँ बाप आपको इस तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने देंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? प्रश्न जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रश्न ये नहीं उठता है कि ऑर्गेनाइज करने देगा या नहीं समाज. प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जरूरी है, और अगर जरूरी है तो पेरेंट्स तैयार है. दिक्कत कहाँ आ रही है कि देने वाला जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है वो कौन है? क्या वो रिलेवेंट है, चाइल्ड स्पेसिफिक है? जो जानकारियां दी जा रही है क्या मेडिकली, टेक्निकली, फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं? अब वो जमाना, यहाँ मैं एक चीज और बताऊं आपको, अगर पेरेंट्स, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं अभी कि हम लोगों ने एक ट्रेनिंग करवाई थी, यहीं डॉक्टर आमोद जो थे, सेंट स्टीफेंस के डॉक्टर आमोद है, उनसे हमने अर्स में एक ट्रेनिंग करवाई थी. और जब उस ट्रेनिंग को लेकर हम कम्युनिटी में गए तो वहाँ एक चीज बड़ा अजीब सा निकल कर आया. वहाँ ये आया कि लड़कियों के साथ जो है उनके पास एवेन्यूज हैं, वो बात कर पाती हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मदर से बात कर रही, अपने शरीर के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में. लेकिन लड़के हैं
लड़कों के साथ कहीं ना कहीं वो बंदिशें हैं, चाहे वो उसका मैस्कुलिनिटी हो या जो, वो अपने पियर से भी नहीं बात कर पाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा। दूसरी बात, यहाँ सेक्स एजुकेशन जो है ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्स से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेशनशिप की बात करता है। और कहीं ना कहीं जेंडर एक ऐसा मुद्दा है, मैं आपको बताऊं, जब हम लड़कों से बात करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ, लड़कियां दोस्त होती हैं, जब उनके साथ हम बात करते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि हाँ भाई, अगर मान लो यही बात तुम्हें अपने घर में अपनी बहनों के साथ करना पड़े, उनको बताना पड़े कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह तमाम चीजों के बारे में बात करना पड़े, तब मारा काटी की बात होती है। तो कहीं ना कहीं वहां जेंडर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सेक्स एजुकेशन को बहुत बड़े आयाम में देखने की जरूरत है। इसके अलावा आए दिन हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी में जो है वो कई सारे बच्चों को हम देखते हैं। इनफैक्ट जब मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ में हम काम कर रहे थे, जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, चाइल्ड इन नीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लॉ के साथ हम उस साथ काम कर रहे थे, तो कई सारे बच्चे जो है आ जाते थे कि मतलब हाँ, उनको वो सेक्सुअल ऑफेंस में फंसे होते थे। और जब बाद में मालूम चलता था तो कहीं ना कहीं ये जो है सोशल मीडिया और तमाम चीजें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, 4 वीडियो है उनके फोन पर जब दिखाया जाता था तो वहाँ पोर्नोग्राफिक क्लिप्स मिलती थी। तो कहीं ना कहीं लगता था, उस समय भी लगता था और आज भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 10-10 रुपए में जो क्लिप्स मिलती है, कहीं ना कहीं इन बच्चों को समझाने की जरूरत है और सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप करते, अब यहाँ पर जो है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्यों कौन कर रहा है? हमारे पास पेरेंट्स के साथ दिक्कत है कि वो जानते नहीं है, उनके पास आधा अधूरा ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं अपने उस वैल्यूज जो अटैच कर दिया गया है कि हम बात क्या करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पीयर्स, फिर से एक बार बोलता हूँ कि पीयर्स कहीं ना कहीं एक ग्रुप है जिसके साथ वो बैठकर बात कर रहा है जो बच्चा है, और दूसरा है कि सोशल मीडिया आज का दौर का सबसे बड़ा सच, और इसमें जो एजेंसी इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है, वो वाकई उसकी जरूरत है। हम ब्रेन बिहेवियर फाउंडेशन की बात करते हैं। आप जब इस सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, आप सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं होती है, ट्रेनिंग के साथ बहुत सारे मुद्दे निकल कर आएंगे। जब एक बार आप हाथ इसमें डालते हैं तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इस सोशल मीडिया का यूज वहां भी करना पड़ेगा, तब बहुत सारे मुद्दे निकल कर आएंगे। हम उसको किस तरह से, क्या हम उतना प्रोफेशनली उसको हैंडल करने की स्थिति में हैं, ये देखने की बात है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमको एड्रेस करना पड़ेगा। और वाकई ये ग्रुप जो है, ये सभी ग्रुप जो है बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग की जरूरत है। और इसको हम शुतुरमुर्ग की तरह, एक चीज मैं बताऊं कि शुतुरमुर्ग की तरह हम बालू में सिर लगा दे और बोले कि नहीं नहीं जरूरत है, आंधी चल, नहीं नहीं ये जरूरत है, आप नहीं करोगे, कहीं और बच्चा देखेगा उस चीज। जी जी। तो अब हम आते हैं, जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जी हैं, उनका भी हम विचार जानते हैं। प्रियंका जी, बच्चों, युवाओं या वयस्क, अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम वयस्कों में भी उतनी ही देखी जाती है कि अगर इनमें जो ये सेक्सुअल इश्यूज हैं या सेक्सुअल अवेयरनेस का जो कमी है, उसके समझ, अगर उसकी वजह से उन्हें गलत कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके किस तरह की साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक परिणाम या दुष्परिणाम किस तरह के आपको देखने को मिलते हैं? प्रियंका जी, आप सुन पा रही हैं? आपको आवाज, जी आप सुन पा रहे हैं मैम? हाँ हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जो हम रिलेशनशिप में, डेफिनेटली मैं अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ कि कपल्स में जो मेनली प्रॉब्लम सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके आती है, जहाँ पर ये तक नौबत आ जाती है कि डिवोर्स लेने की स्थिति बन जाती है। और कहीं ना कहीं जो टीनेजर्स हैं वो भी फिजिकल क्यूरियोसिटी की वजह से इस तरह के रिलेशनशिप में इंडल्ज हो जाते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स या गर्लफ्रेंड्स बनाना या गर्लफ्रेंड्स को मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स बनाना।
आउट ऑफ फिजिकल क्यूरियोसिटी वो इस चीज को फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते कि आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जिसकी वजह से लेटली उनको इमोशनली बहुत ज्यादा सफर करते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। क्योंकि सेक्स के बारे में बात करना टैबू है, लोग खुल के बात नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स भी उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द सोसाइटी क्वेश्चन कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बात करेंगे। तो अगर सिंपल से बात करें कि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे जो कपल्स जो आते हैं इस चीज को लेके रिलेशनशिप के बारे में बात करने, हम देखें कि अगर एक पार्टनर कमिटेड है लाइफ लॉन्ग दूसरे के साथ कि आप उसके साथ इंटीमेटेड रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके साथ आप बना रहे हो, उसके साथ आप शादी कर रहे हो, लेकिन स्टिल वो सेक्स के बारे में बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। वो कहीं ना कहीं वो भी इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर और उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसे बेटर हो। तो क्योंकि अपना जवाब, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, स्टिग्मा है, इसकी वजह से वो इसी डिलेमा में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं और अपना जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं थ्रू गूगल और थ्रू इंटरनेट। तो मेनली मैम कहीं ना कहीं हम अगर रिलेशनशिप में एंजाइटी और डिप्रेशन की मैं बात करूं, जब हम हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं, जब मैं हिस्ट्री को बात करने की उनसे कोशिश करती हूँ कि लाइफ लॉन्ग उनका चाइल्डहुड कैसा रहा या उनका अपना फैमिली सिस्टम डायनामिक क्या है, सो जब आती है साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री की बात करने की, तो उस टाइम कहीं ना कहीं उनका नजरिया बिल्कुल चेंज होता है। वो उस चीज, उस टॉपिक को, उस एरिया को स्किप करने की कोशिश करते हैं बाय सेइंग दिस कि नहीं सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लेटली कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीजें केसेस में सामने आती है कि बचपन में कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज की हिस्ट्री रही होती है, जिसकी वजह से वो बच्चा वो आगे वो पर्सनालिटी जिस बिलीफ सिस्टम पे, जिस गिल्ट पे, जिस शेम पे वो बिल्टअप हुई है, उस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस केसेस सामने को देखने को मिलते हैं। सो समवेयर अगेन आई सेड इन अर्लियर क्लिप कि जैसे कि ये हमारी बेसिक नीड है, ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जैसे हमारी और जैसे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। अगर इसके बारे में एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी, अगर हम अपनी सेक्सुअलिटी को सबसे पहले नहीं समझेंगे, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले नहीं समझेंगे, हम कैसे सामने वाले को एजुकेट करेंगे। लाइक अगर गर्ल्स को, जो लड़कियां, जो टीनेजर्स, जो लड़कियां सफर कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ लाइक फिजिकल रिलेशनशिप, किसी ने उसे डिच कर दिया, किसी ने, तो ऐसे केसेस में कई गर्ल्स जो हैं वो सुसाइडल टेंडेंसी जैसे इस तरह की चीजों से सामना कर रही होती हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, या मैं किसी को समाज में कुछ कह नहीं सकती कि इतने रिलेशनशिप के बाद मैं किसको बोलूंगी, बिकॉज घर का एक स्ट्रॉन्ग फेयर है, एक डर है कि मम्मी पापा की इंसल्ट होगी। तो इस फेयर्स की वजह से, इस थ्रेट की वजह से, सोसाइटी थ्रेट की वजह से कहीं ना कहीं वो उस गिल्ट और शेम से खुद जूझते रहते हैं और डिप्रेशन, सुसाइडल केसेस या फिर आगे चल के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन इसलिए जरूरी है, चाहे वो कपल्स के लिए हो, जैसे मैंने लास्टली भी बोला कि हर स्टेज पे एक इंडिविजुअल की, चाहे वो बर्थ, यानी कि हम 3 साल से अगर बच्चे की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो जैसे हम उनको फूड, स्लीप, उनके रूटीन, हर चीज को लिए उनको एजुकेट करते हैं, डिसिप्लिन के लिए उनको एजुकेट करते हैं, डेफिनेटली उस एज के हिसाब से, उस साइकिल के हिसाब से जरूरी है कि पेरेंट्स एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दे, उनको हाइड करने की कोशिश ना करे। इन केस अगर फिर भी लगता है कि क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है, हमारा फैमिली डायनामिक, क्योंकि हमने भी खुल के कभी बात नहीं की और आप इस केस में आप बच्चों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में आप उस बच्चे को ये कह के नहीं डाले कि मुझे नहीं पता, या किसी भी तरह का एक नॉन वर्बल जेस्चर मत शो करे। कहीं ना कहीं आप उनको ये मैसेज दे के जरूर छोड़े कि हम किसी डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके आपको इसका जवाब देंगे, या किसी अच्छे बुक्स के माध्यम से हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। चाहे ये लोअर इकोनॉमिक स्टेटस हो या हाई क्लास फैमिली की बात हो, इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड। इसमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये स्टेटस है।
कैटेगराइजेशन सिर्फ एजुकेशन का डिफरेंट है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया आजकल छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हाईली एक्सपोजर है, इजीली एक्सेसिबल है ये सारी चीजें, तो वो बहुत फास्ट है इन चीजों में, इसलिए उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेच्योर हैं इन चीजों को डील करने में। तो डील करने में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन को गेज करने के लिए वो मेच्योर है, लेकिन मेंटली कंडीशन क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, वो इस चीज के लिए मेच्योर नहीं है। तो उसका रिजल्ट, उसके इश्यूज हमारे सामने, हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि कोई भी, जैसे अभी ये बॉयज लॉकर रूम आया और कहानी बिल्कुल उसमें पता चला कि फीमेल्स भी, वो स्टोरी टोटली डिफरेंट थी। सो इट मीन्स कि इस एज के बाद, कॉन्सिक्वेंस होने के बाद हम ब्लेम करें, हम क्रिटिसाइज करें, इससे पहले हमें देखना जरूरी है कि क्या हमने वो एजुकेशन अपने बच्चे को बचपन से दी। हम ये देखें कि क्या स्कूल में हम सेक्स एजुकेट, जो सेक्स एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं, क्या हम उस एजुकेशन से वाकिफ हैं, क्या हमें पता है, बीइंग एज अ टीचर, बीइंग एज अ पेरेंट, बीइंग एज अ काउंसलर, डॉक्टर, क्या हमें वो एरिया पता है कि हम बच्चे को क्या एजुकेट करने जा रहे हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि सेक्स एजुकेशन, आप ये पेरेंटिंग आपकी घर से शुरू होती है। सबके अपने घर का डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है, अपना कल्चर है, अपना बिलीफ सिस्टम है। इसकी वजह से आप किसी तरीके से बच्चे को या यंगस्टर या कपल्स को उस चीज पे प्रेशर मत बनाएं, थोपे मत उस चीज को, और खुल के उसके बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि आप उसके बारे में बात नहीं करते, तो एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें उसके। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि ये जो एजुकेशन या जो शिक्षा है, ये बचपन से ही स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को और चीज़ों की शिक्षा देते हैं, रिलीजन की शिक्षा देते हैं, उसी तरीके से वो एक सेक्सुअल बीइंग भी है। अगर वो ह्यूमन बीइंग है, वो सोशल बीइंग है, तो वो सेक्सुअल बीइंग भी है, और इस चीज़ का, इसकी जानकारी देना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो हमने आपके माध्यम से ये जानकारी पाई, ये बहुत ही अच्छी थी। और इंटरेस्ट ऑफ टाइम, जो कि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, सवाल तो बहुत सारे हैं, बट कुछ एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से प्रश्न करना चाहूंगी, जो पैनलिस्ट हैं हमारे, कि जो कुछ भी इस डिस्कशन से निकल के आया, वो यही निकल के आया कि जो सोशल मीडिया है वो अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर पेरेंट्स या टीचर्स उसका ओवरलुक कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनके देखरेख में अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो अच्छा है। सोशल मीडिया ने हमें एक्सप्रेसिव बनाया है और अच्छी जानकारियां भी देता है, लेकिन जो उसकी बुराइयां हैं उसको कैसे कम की जा सकती है, क्योंकि ये हमें उसके साथ रहना है, ये एक जीवन का हिस्सा होगा जो कि ये जाने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि माता पिता सकुचाते हैं इसको बताने में, सेक्सुअल अवेयरनेस को बताने में। स्कूलों में थोड़ी सी झिझक है कि सेक्स एजुकेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, पॉलिसी लेवल इश्यूज हैं। तो क्या कोई और तरीका है जिससे कि बच्चों को उनके सेक्सुअल सेल्फ के बारे में हम सही जानकारी दे सकते हैं, बजाय उनको सोशल मीडिया के भरोसे छोड़ दें, या उनके पियर्स जो कि उन्हीं के बराबर नॉलेजेबल होते हैं उनके भरोसे छोड़ने के बजाय? कोई और भी तरीका है कि जिससे इसको हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं जब तक कि हमारे यहाँ पॉलिसी चेंजेस ना आए? तो सबसे पहले अमृता जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज एन एकेडमिशियन मेरा तो सजेशन यही है कि बच्चों के मन में एक ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इंस्टिल करें कि वो ये समझे कि वो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है, ना कि फ्यूचर ऑफ द, खाली लिमिट करें कि फ्यूचर ऑफ द फैमिली है। एक अपनी एक जिम्मेदारी वो निभाएं और अपने दायित्व को समझते हुए वो इस चीज से ऊपर उठे कि वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोशल मीडिया देता है, उससे ज्यादा मतलब उसमें उसके नुकसान क्या हो रहे हैं, डोपामिन जो रिलीज हो रहा है, जो उनको एडिक्टेड बना रहा है, वो उससे ऊपर उठकर आए और एडिक्शन को छोड़ के उसके बैलेंस को मेंटेन करें। और पेरेंट्स के लिए यही एक हमारी तरफ से कोशिश ये होती है कि हम लोग स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि पेरेंट्स जब बच्चों को देखें, अपने लड़के अपने लड़कियों को, कि वो एक लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, एक लेवल पे डांस कर रहे हैं, एक लेवल से मतलब हंस खेल रहे हैं, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बॉडी लैंग्वेज, तो पेरेंट्स के मन में जो हेजिटेंस होती है, जो एक डर होता है कि अगर मेरी लड़की किसी लड़के से बात कर रही है तो हो सकता है इसके साथ उसका कुछ रिलेशन हो, उससे वो पेरेंट्स ऊपर आते हैं।
तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब बच्चे आपस में जब बात करते हैं, हंसते खेलते हैं, तो पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस आता है। और कोई भी पेरेंट आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो टैबू में रह रहा हो कि लड़के से बात करना किसी लड़की के लिए खराब है। और बच्चों को हम लोग यही ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी रिलेशन लाइफ में मत रखो जिसको अपने पेरेंट्स से शेयर ना कर सको। और पेरेंट्स को ये सजेशन देते हैं कि बच्चा जब भी शेयर करे तो उसको कैटेगराइज ना करे, और उस पे थोड़ा सा अगर कैटेगराइजेशन वो कर भी रहे हैं तो अपना सेल्फ कंट्रोल को करते हुए बच्चे को ऑब्जर्व करें और उसको समय समय पर गाइडेंस दें। और गाइडेंस अगर वो खुद नहीं दे पा रहे हैं तो वी आर अवेलेबल फॉर देम। अब पुनीता जी, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में और बहुत ब्रीफ में खत्म करूंगी बोल के। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर लेना पड़ेगा, स्कूल टीचर्स को, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 साल बच्चे स्कूल में निकाल रहे हैं। तो अगर इतना लंबा समय बच्चे स्कूल में निकालते हैं तो मुझे लगता है कि टीचर्स उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एक प्रिवेंशन वाला तरीका है, गुड टच एंड बैड टच, नाउ वी नीड एक्सटेंशन ऑफ दैट। प्रिवेंशन से आगे हमें बात करनी पड़ेगी, और प्रिवेंशन से आगे अगर हम बात करें तो हम अटेंशन के बारे में बात करें, हम अवेयरनेस के बारे में बात करें, हम अलर्टनेस के बारे में बात करें। और मुझे लगता है कि हम कहते हैं SCPCR है, पॉक्सो है, हम सारी चीजों की बात करते हैं, हम पेरेंट्स से भी इन चीजों की चर्चा करते हैं, पर हम बच्चों को इसके बारे में नहीं बताते। एक मिनिमल बेसिक लीगल प्रोविजंस बच्चों को पता होने चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को एक थ्रेट देना है उन लीगल प्रोविजंस का। मैं इसलिए ये चीज कह रही हूँ कि जैसे कि अमृता जी ने अपने एक केस की बात की जिसमें कि मल्टीपल रेप का जो केस था, अगर वो बच्चे को हमने एक कॉन्फिडेंस दिया होता लीगैलिटी का, और उस बच्चे को अगर असर्टिव बनाया होता अपनी बातों को कहने के लिए कि नो मीन्स नो, मतलब ये मैं आपको फिल्मी डायलॉग नहीं दे रही हूँ, अगर हम अपने बच्चों में वो एक बिल्ड कर पाए उस तरीके का सेल्फ एस्टीम जिसमें ये हो सकता है मैं 10 साल तक या 5 साल तक या 4 साल तक किसी के साथ फ्रेंडशिप का रिलेशन रखूं और मैं उस रिलेशनशिप में इंटीमेट हूँ, और एक पॉइंट के बाद मुझे लगता है दैट रिलेशनशिप कैन नॉट कंटिन्यू, एंड व्हेन आई एम सेइंग नो फॉर दैट रिलेशनशिप इट मींस दैट इज टू बी टेकन दैट वे ओनली। तो हमें लड़की और लड़कों को दोनों को एक दूसरे को रिगार्ड करना, उनकी बॉडी को रिगार्ड करना, ये हमको उन्हें सिखाना होगा। दूसरा, मैंने आपको ये कहा कि गुड टच बैड टच से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। गुड टच और बैड टच को हम ऐसे ही खत्म नहीं कर देंगे। पूरी बॉडी गुड है, और दूसरी चीज ये है कि कई बार प्लेजर भी देती है बॉडी, उस प्लेजर देने वाले पार्ट पर अभी हम बात ही नहीं करते हैं। हमेशा हमारा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म पे काम करके नहीं चले जाएगा। लेट देम फील कंफर्टेबल इन देयर ओन बॉडी, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट देयर बॉडी। हमें उनके साथ उनकी बॉडी के बारे में बात करने की जरूरत है। और जो एक स्लोगन है जो मैं हमेशा देती हूँ, पैच वर्क नहीं करना, कि जब कोई केस आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें इंटीग्रेशन करना है अपने हर रोज दिन की टीचिंग में, और हम उस दौरान इस पर बात करें, और हम ये ना वेट करें कि बच्चे अपने इशू लेकर आए, क्योंकि बच्चों के अपना एक सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड है उनकी फैमिली का। हो सकता है दे मे नॉट बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू एज ए टीचर बिकॉज दे फील दैट आपके जरिए माता पिता तक बात चली जाएगी। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज से असेस कर पा रहे हैं कि बच्चा इज इन क्राइसिस, वो पहल फिर आप ही कर लें, और आप उस पहल को कर सकते हैं। और कुछ सेशन मुझे ऐसा लगता है लड़की और लड़कों के कंबाइंड भी होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे मिथ्स हैं लड़कियों को लड़कों को लेके और लड़कों को लड़कियों को लेके। तो शायद वहां पर एज ए टीचर मुझे कुछ बोलना ही ना पड़े, बच्चे आपस में ही एक दूसरे से बात करके उन चीजों को निकाल पाए। मैं थोड़ी सी होपफुल हूँ, क्योंकि जो 2019 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट है वो 2 टर्म्स लेके आया है जिस पर वो बात करता है। एक तो कहता है जीरो टॉलरेंस, और दूसरी बात कहता है नो टू हैरेसमेंट। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग, क्योंकि वो स्कूल्स को कहते हैं कि ये अब 2 चीजें हैं जिसको कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब मैं देखती हूँ कि डिटेल डॉक्यूमेंट इस पर किस तरीके का बन के आता है, और इस पर हम इन 2 जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि हैरेसमेंट और टॉलरेंस को हमें कंट्रोल करना है, तो हम वो मैकेनिज्म क्या लेने वाले हैं। और जो मैं बात खत्म करूंगी लास्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देकर, कि अब हमको एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, पेरेंट को हमें अपने साथ जोड़ना है, और हमें अब इमोशनल कैपिटल को यूज करना है। अब हमें अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये इश्यूज के लिए जब तक हम वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाएंगे बच्चों के साथ, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई चीज हम ये सोचें कि हमारा इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें देगा, तो ऐसा नहीं है। ये हम अपने टीचर्स के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अमृता जी ने जैसे ये कहा कि मेरे लिए मेरे सारे ही टीचर्स काउंसलर्स हैं,
ठीक है, हमारे टीचर्स प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हो सकते, बट इनिशियल लेवल का कम्युनिकेशन वो बच्चों के साथ कर सकते हैं। और अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक्सटर्नल सर्विसेज ले सकते हैं। हमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें सेक्सुअलिटी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हम देख सकते हैं और वो हम बाद में उन केसेस के लिए उन्हें रेफर कर सकते हैं। लेकिन पहला जो मुझे ऐसा लगता है रेफरल पॉइंट है, वो तो स्कूल को बनना ही पड़ेगा और हमें मुझे लगता है अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं शायद अपने जो पॉइंट्स बोलना चाहती थी मैंने कंप्लीट कर दिए। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी वो ये कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से रियल लाइफ ही बच्चों के लिए रियल लाइफ बन गई है। तो अब उस रियल लाइफ को वो रियल लाइफ ही समझें, उसमें एग्ज़ैगरेशन भी है, उसमें फैब्रिकेशन भी है। तो हमें बच्चों को कंक्रीट सोशल रियलिटीज़ एंड रियलिटीज़ रिलेटेड टू बॉडी ये सब बढ़ने के लिए बताने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा और येस ऑफ कोर्स हमें इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट इसलिए भी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स की अपनी कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेज़ हैं, कुछ कम्युनल प्रैक्टिसेज़ हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये इट इज़ अ ट्रायंगुलर वे जिसपे कि लेकर हमें काम करना चाहिए और हम कर पाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, डॉक्टर पंकज वर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ। पुनीता जी की बात से मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत भी हूँ। हम 3 लेवल पे बात कर सकते हैं। जब से हम एक बेसिक रूल है, सबसे पहली शुरुआत घर से होती है। तो वो ये है कि अगर किसी इंसान को जो चीज़ चाहिए, वो प्यार है या अफेक्शन है या जो नॉलेज है, अगर वो घर से नहीं मिलता है, तो फिर वो बाहर उसको ढूँढने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं कि जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर या जो एक अटेंशन जो घर वाले दे सकते हैं, वो कोई और उस पॉजिटिव साइड से नहीं देता जो कि हमें बाहर से मिलता है। सो सबसे पहले तो हमें अगर लैक ऑफ लव है, उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू टॉक टू द पेरेंट्स के वो जो अगर आपको प्रॉपर लव अफेक्शन मिलेगा तो इज लेस लाइकली टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। सोशल मीडिया भी एक तरह का एडिक्शन ही है जो अगर एक लेवल से अधिक है तो। दूसरा लेवल आता है स्कूल का। स्कूल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया, 15 साल एक बच्चा स्कूल में बिताता है, तो वो जो शुरुआत है वो एक्चुअल में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से या प्राइमरी लेवल पे एक छोटी शुरुआत होनी चाहिए। फिर सेकेंडरी लेवल जो 6 to 10th का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड है। वहां पे अगर हम हर स्कूल में कोई भी एक डेजिग्नेटेड जो टीचर अपॉइंट कर सकते हैं जो कि जिसका कनेक्शन बच्चों से अच्छा हो, जो कि जिससे एक फ्रेंडशिप के फॉर्म में बच्चे बात कर सकें, ओपन अप हो सकें, उस बंदे को सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके हम अपॉइंट कर सकते हैं एज ए डेजिग्नेटेड टीचर हु विल बी हेल्पिंग इन एनी सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज। तो उस तरह से चीजें ओपन अप हो सकती हैं। तीसरा लेवल ये है कि हम अपने स्कूल में जैसे डॉक्टर्स को या सेक्सोलॉजिस्ट को बुला के उनसे सेमिनार्स करवाएं। तो उस तरह से ये एक तरह का एक समझिए कि एक इनिशिएशन है। ऐसा जब कोई इवेंट स्कूल में होता है तो उससे बच्चों में एक ओपन अप या मेंटलिटी में माइंडसेट में चेंज आता है कि यस, इस टॉपिक पे भी बात की जा सकती है, सो वी नीड टू ओपन अप। सो एक बार मान लो किसी ने आके वेबिनार ये सेमिनार दिया, तो उसके बाद फिर वहां से जो लोकल स्कूल में जो बंदा है या जो टीचर अपॉइंटेड है उसको हैंडल कर सकता है, और उसके बारे में अगर कोई उसको लगता है कि वो उसको नहीं कर पाता है तो फर्दर जो एक डेजिग्नेटेड डॉक्टर है उससे डिस्कस उन प्रॉब्लम को, जनरलाइज या स्पेसिफिक जो भी है उनको डिस्कस कर सकता है। तो हमें 3 लेवल पे काम करना जरूरी है। पहला इस घर के लेवल पे कि जो कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक्चुअली आजकल जो मोबाइल है वो इसका रीजन ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी से हटके हम अपने आप को फ्री करने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो वो पहला गलत स्टेप है। तो वो हमें वहां पे सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेट करना होगा कि जस्ट बिकॉज आपको अपना टाइम चाहिए तो आप बच्चे का टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि आजकल अधिकतर फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो मोबाइल इज ए इजी वे टू मतलब साइलेंट द चाइल्ड कि हाँ आप इसको लीजिए और बिजी हो जाइए। सो वो हमें पहली स्टेप रोकनी होगी, क्योंकि अगर कम उम्र में बच्चे के हाथ में मोबाइल बिना डायरेक्शन के, बिना इन्वॉल्वमेंट के आएगा तो वी नेवर नो कि वो बच्चा उसमें किस तरह की चीजें देख रहा है। तो बस वही है, जो 3 लेवल हैं उन पे हमें अलग अलग लेवल पे और तीनों ही लेवल पे काम करने की जरूरत है। आई थिंक अगर शुरुआत हम फर्स्ट सेमिनार से भी करते हैं तो वो तीनों लेवल पे ट्रांसफर होता है, और हम स्कूल से करते हैं या घर से करते हैं तो भी वो 3 लेवल हम कवर कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया।
डॉक्टर विजय, आपके विचार? डॉक्टर विजय, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करना होगा। इनफैक्ट हेलो हेलो, आ रही आवाज? आ रही है, हेलो, आ रही है, हाँ। हम सुन पा रहे हैं आपको। इनफैक्ट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो हम बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, या जो भी हमारे आए दिन जो क्रिमिनल केसेस, जो ऑफेंसेस जो होते हैं, इन सभी की बात कर रहे हैं, बच्चों के द्वारा हो रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि ये जो है, जो चीजें हैं, ये बेसिकली कहीं ना कहीं हमें एक सिम्टम के बारे में बताता है, जिसकी जड़ कहीं और है। तो ये जाननी जरूरी, ये बहुत जरूरी है कि उसको एड्रेस करना, कि हम लार्जर एक फैमिली ही नहीं, सोशलाइजेशन का जो पार्ट है वो फैमिली से नहीं, हम लार्जर सोसाइटी की बात करते हैं। हमें काम करते हुए ऐसा भी हुआ है कि जब लड़कियां बहुत ज्यादा बाहर आती हैं, अगर लड़कियों की बात करें, तो लार्जर जो फैमिली सोसाइटी है वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है। तो सभी जगह ये ट्रेनिंग जो है, ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ये बच्चों के लिए नहीं है, सबसे पहले उनके पेरेंट्स के लिए। वो पेरेंट्स जो है, क्योंकि उन आखिर बच्चा उस घर में है, उस सोसाइटी में है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है। और ये हमारे समाज में कभी था, इतना ओपन था जो हम बात कर सकते। तो ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कि हम कितनी बातें करते। हम वो जमाना गया जब हम दो फूल को देखते थे और चिड़िया और तोता मैना की कहानी नहीं। बच्चे सही जानना चाहते हैं, जो सच है वो। और अगर हमें नहीं आता है तो इसको भी एक्सेप्ट करने में जरा भी हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। रही बात कौन करेगा, स्कूल, पुनीता जी ने कहा, बिल्कुल वाजिब कहा कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन मुझे लगता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एजेंसी में काम कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है इस तरह के प्रोफेशनल एजेंसीज जो हैं, टेक फॉर एग्जांपल BBRFI, उन इस तरह के एजेंसीज जो हैं, जो इन मेंटल हेल्थ इश्यूज पर और तमाम जो इश्यूज पर जो काम करते हैं, जिनके अपने काउंसलिंग का अपना एक दायरा है जिसमें वो काम करते हैं तमाम तरह की, तो उनको आगे आने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यही सोशल मीडिया एक बूंद की तरह यूज हो सकता है, जहां हम डायरेक्ट हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा टूल है। बस एक बहुत बड़ी चीज है जिसको जानना होगा, जो कि हम नॉर्मली हमारे यहाँ वो प्रैक्टिस नहीं होता है। एथिकल इश्यूज बहुत सारे हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है। क्या होगा गोपनीयता का, क्या होगा जो इंडिविजुअल डिग्निटी की बात आई, बहुत समय होगा कि ऐसी भी बातें आएगी। पुनीता जी ने कहा कि ट्रांसजेंडर जो एक अलग जेंडर जो है, उसके बारे में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में मालूम चलेगा। फिर क्या होगा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के बारे में, कंसेंट के बारे में। इन तमाम चीजों को बहुत ही डिटेल और एक पॉलिसी की जरूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, ताकि वो काम जब करे तो अगला जो व्यक्ति भी है उतना अपने आप को सक्षम रहे, अपने आप को उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करे कि वो अपनी चीजों को बताए। और तब ये जो पूरा जो हम जो बात कर रहे हैं सेक्सुअल अवेयरनेस की बात है, वो कंप्लीट साइकिल बनता है। जी, प्रियंका जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम रेजिडेंट पेरेंट्स और टीचर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करने में एक हिचकिचाहट जो हमेशा से बनी रहती है। मुझे लगता है कि हम अगर एज वाइज अगर हम बात करें, कि अगर हम 3 साल से बच्चों से और लेके 10 साल तक के बच्चों की हम बात करें, तो सबसे पहले इस तरह सेक्सुअल अवेयरनेस के लिए जो एजुकेशन है वो पेरेंट्स पर जाना चाहिए। रीजन क्योंकि 3 साल से 10 साल का बच्चा जो आप परिवार में उसे बता रहे हैं, जो वो देख रहा है, वो सब कुछ उसकी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो नजरिया है इन सब चीजों को देखने का, वो उसकी लर्निंग जो है वो घर से शुरू हुई है। तो पेरेंट्स एजुकेशन थ्रू वेबिनार, सेमिनार या कैंप के थ्रू हम कैसे भी हैं, उस पे पेरेंट्स को एजुकेट करना जरूरी है। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम 10 अबव की बात करते हैं, तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अगर हम बात करें कि एक्चुअली आपकी बॉडीली चेंजेस, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है,
गर्ल्स में पीरियड्स आना या फिर टीन एजर्स पे जो हार्मोनल चेंजेस की बात होती है, इसमें हम अपने टीचर, हम एजुकेशन के माध्यम से, अपने क्लासेस के माध्यम से हम उसको एक साइंटिफिक रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरीके के बॉडीली चेंजेस क्यों होते हैं, एंड उसके साथ साथ हमारे सेल्फ स्टीम पे या हमारे कॉन्फिडेंस पे उन सब चीजों का कैसे असर पड़ता है। तो आफ्टर 10 हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं टीचर्स ट्रेनिंग भी साथ में जरूरी है, सो दैट कि एज वाइज बच्चा जैसे जैसे अपने घर से जब वो स्कूल पढ़ने की तरफ जाता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसको वही माहौल, वही एजुकेशन जो उसे घर से सुनाई और बताई जा रही है, वो एजुकेशन में उसको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड देन आफ्टर 20 अगर हम बात करते हैं, एडल्टहुड की बात करते हैं कि लाइफ में जिस तरह से एक चेंज साइकिल आता है, जब इंसान अपने एक शादी की तरफ, अपने एक बेबी प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ता है, तो इस तरह की एजुकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं वो जो हम उस एज ग्रुप को अलग से एजुकेट करें, जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी भी तरह के इंडस्ट्री में, तो उस तरह के एम्प्लॉयमेंट में वहाँ एजुकेशन जरूरी है कि आफ्टर दिस एज ग्रुप टिल लाइक फीमेल्स के साथ क्या होता है कि मेनोपॉज, वो उसके बारे में भी खुल के बात नहीं करती, ओपनली बात करने पे हिचकिचाती हैं, उसकी वजह से जो अंडरलाइन उसको मेंटल कंडीशन, जो डिलेमा, वो जो स्ट्रगल कर रही होती है, तो वो कहीं हद तक वो भी छुपाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इट इज ऑल द पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन, कि आप सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है कि सिर्फ बच्चे को हम गुड टच और बैड टच सिखाएं। सेक्स एजुकेशन में बॉडी डेवलपमेंट या फिर बच्चों के जैसे एक्ने निकलना या हेयर ग्रोइंग या फिर आप किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके आवाज में चेंजेस आते हैं, आपका इंटरेस्ट दूसरे ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो जब पेरेंट्स और टीचर से ये शुरुआत की जाएगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा फिजिकली और मेंटली मैच्योर होता जाएगा, वो आगे के इंफॉर्मेशन को सही ढंग से रिसीव कर पाएगा, एंड इनफैक्ट सोशल मीडिया में सर्च करने पे भी वो राइट इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा, रेदर देन कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और अपने हिसाब से ही वो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एज वाइज हम पेरेंट्स और टीचर और आगे भी एज ग्रुप को कंसिडर करते हुए इस तरह के वेबिनार और सेमिनार या कैंप कुछ भी हम ऑर्गेनाइज करें, सो दैट कि हम सेक्सुअल अवेयरनेस पे वर्क कर सके और लोग अपनी सेक्सुअलिटी को, इंडिविजुअल अपनी सेक्सुअलिटी को पहले पहचाने और दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखे, सो दैट कि कहीं ना कहीं वो आपके इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करे, हर तरह की मेंटल कंडीशन से बचाए और कहीं ना कहीं आगे चल के ये आपके लिए एक किसी भी अंडरलाइन मेंटल कंडीशन का कारण ना बने। सो आई थिंक कि इस तरह के सेमिनार्स होते रहने चाहिए, सो दैट कि एजुकेशन हर घर तक पहुंचे। इनफैक्ट हेलो हेलो हाँ हेलो जी, हाँ मीना जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहता था। इनफैक्ट बहुत बड़ा एक इशू है जो निकल कर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसका सेक्स एजुकेशन से रिलेशन रहा है कि आजकल जो हम आए दिन हम काम करते हुए देख रहे हैं, इलोपमेंट का केस बहुत होता है, बहुत सारे। कब हम काम करते हैं, हम इंजॉय में हम आपस में कोई फन को लेकर आगे बढ़ते हैं, और कब जाकर वो क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं। हम फोटो शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, लेकिन वही फोटो शेयरिंग कब वो पॉक्सो में बदल जाता है, कब वो जो है क्रिमिनल केसेस बन जाता है। ठीक उसी तरह मैं बताऊं कि कई सारे बच्चे हैं जो छोटे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन सिर्फ आपके बॉडी पार्ट को ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम वो रिलेशन को भी बात करता है, हर चीज के बारे में बात करता है। तो वो बच्चे जो हैं, कई सारे बच्चे जो हैं अंडर एज हैं, और वो मतलब इलोपमेंट के केस में फंस जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत सारे बच्चों को क्रिमिनल में परिवर्तित कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा कि क्या हम कितनी जल्दी इस चीज पर हम बात कर सकते हैं, कितनी जल्दी इस चीज को अपने करिकुलम में शामिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है पुनीता जी जो है, जब एनसीईआरटी के साथ काम कर रही हैं, तो इसमें बहुत बड़ा हमारे लिए एक रोल प्ले कर सकते हैं, एज ए रिसोर्स काम कर सकते हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू जी। तो अब अपने इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं, और मैं अंत में 4-5 पॉइंट्स में इसको सम अप करूंगी, जिन्होंने जो हमें ज्वाइन किया है उनके बेनिफिट के लिए।
सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया जो है वो हमारे फायदे की चीज़ है। अपने बच्चे को इसका आदत डलवाने से पहले ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम या तो स्कूल में चाहे या घर में उसको बताएं कि उसको कैसे उसका इस्तेमाल करना है। उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेकर आनी है, उसमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाना है। पेरेंट्स ये भी मैं चाहती हूँ कि आपको ये भी बताऊं कि एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो चुका है जो अभी 30 इयर्स 40 इयर्स या 50 इयर्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो ओवरनाइट चेंज हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में उनसे इतना एक्सपेक्टेशन रखना भी ठीक नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको सही जानकारी मिले, क्योंकि ये उनके आने वाली जिंदगी का और पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तो वो सही जानकारी उनको कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पेरेंट्स को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं स्कूल में किसी से बात करूँ। आजकल तो स्कूल बहुत वेलकमिंग है, हमारे समय में ये नहीं हुआ करता था। स्कूल जैसे अमृता जी खुद ही हैं, पेरेंट्स बहुत इजीली उनको अप्रोच कर सकते हैं जब चाहे तब। और काउंसलर्स हैं स्कूल में जो हमारे टाइम में नहीं हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ा चेंज तो आया है, बट ये चेंज स्लो है। और एक बहुत बड़ी चीज जो शायद मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिस ना करें कि जो हमारा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है या जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाते हुए हम क्यों ना ऐसे वेबिनार्स जैसे आज हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे ही वेबिनार्स हम करें जिसमें कि हम इस तरह की जानकारी इन द प्रिवेसी ऑफ होम्स और अपने प्रिवेसी में दें। और पेरेंट्स को मालूम है, टीचर्स स्कूल के थ्रू ये हो रहा है तो पेरेंट्स कन्विंस्ड हैं कि अच्छा जो स्कूल के थ्रू हो रहा है तो वैलिड इन्फॉर्मेशन जा रही है और ये इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाए। तो इस तरह की जो अगर थोड़ी भी हिचक लोगों में है कि हम साथ बैठ के इस जानकारी को नहीं ले सकते हैं, तो वो हिचक भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह का भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कहीं किसी स्कूल में। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि इस इशू को उठाने से पहले ही ब्रेन बिहेवियर ने सेक्सुअल अवेयरनेस वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। और ये लॉकडाउन होने से पहले हमारा वर्कशॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाला था पहला, और एज अप्रोप्रिएट वर्कशॉप्स हैं और दिस इज डन बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है और जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें कितनी गहराई है और ये एक इंसान को कितना ज्यादा गहरा अफेक्ट कर सकती है। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही एनलाइटनिंग रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मजा आया, नई नई जानकारियां पाई आप लोगों से। और आप लोगों का ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।